बताया था सेक्शन, एक तरफ अपॉइंटमेंट था, एक तरफ रेम्यूनरेशन। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन क्या था, 203 केएमपी की बात करता है, अपन ने 203 पढ़ लिया था। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चलने वाला है 196, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब 196 और शेड्यूल 5 दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनकी बात करें। लेकिन एक बोल रहा है विद सीजी परमिशन और एक क्या बोल रहा है विदाउट सीजी परमिशन। 196 क्या बोलता है, सीजी की परमिशन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। लगी रही थी इसकी, खराब थी। देखो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। ठीक, चलो सेक्शन 196 की बात करेंगे, यहां से आपका 196 चालू होता है। लेकिन 196 चालू करने से पहले 196 में किस किस की बात हो रही है, एमडी की बात हो रही है और मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर, इन 3 लोगों की बात हो रही है। अगर इन 3 लोगों की बातें हो रही है तो हमें सबसे पहले समझना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं। ठीक है, ये मैनेजर कौन होते हैं, तो डिफरेंस समझ रहे। सबसे पहला शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे डायरेक्टर को मैनेज करने वाला। ठीक है, ये जनरल टर्म्स में हमने समझा है। आ जाओ, तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटैंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। इसके पास क्या होती है, सब्सटैंशियल पावर, अच्छी खासी पावर होती है एमडी के पास, विच आर नॉट अदरवाइज एक्साइजेबल बाय द डायरेक्टर। तो एमडी कौन है, एमडी वो डायरेक्टर है जिसके पास क्या है, सब्सटैंशियल पावर है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर एज अ होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसे बोले भाई हम इसे होल टाइम एम्प्लॉय, मतलब इसे हम WTD नहीं बोलते, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बोलते। इन्होंने कहा कि हम इसे होल टाइम एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे डायरेक्टर को मैनेज करना है, जरूरी नहीं कि सुबह से शाम पूरा टाइम इन्वेस्ट करके करना। हम इन जनरल आ सकते हैं और इनसे क्या ले सकते हैं, रिपोर्टिंग ले सकते हैं। हम मीनिंग को और थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं। अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर की बात करूं तो होल टाइम डायरेक्टर मींस डायरेक्टर जो क्या करता है, पूरा टाइम कंपनी को देता है। होल टाइम डायरेक्टर कंसीडर, इसे हम होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। तो एमडी क्या करता है, पूरे के पूरे डायरेक्टर को मैनेज करता है, इसके पास अच्छी खासी सब्सटैंशियल पावर होती है। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, जो पूरा टाइम कंपनी को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसे होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में बोलते हैं। फिर यहाँ डिफरेंस समझ रहे, इन्होंने कहा कि चलो एक तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक तरफ मैनेजर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज रॉकी भैया, मैनेजर इज रक्षिता दी। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होना जरूरी है, एमडी वही बनेगा जो डायरेक्टर है। ठीक है, मैनेजर जरूरी नहीं है डायरेक्टर हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी एमडी के लिए, लेकिन डायरेक्टरशिप होना जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सरसाइज करता है, इसके पास क्या होती है, सब्सटैंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की। यहाँ पे उन्होंने बोला मैनेजर हैज मैनेजमेंट ऑफ द होल या फिर सब्सटैंशियल होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देखता है ये। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई सब्सटैंशियल पावर मैनेजमेंट की, तुम लोग सब डायरेक्टर हो, इस पूरे डायरेक्टर की सब्सटैंशियल पावर मेरे पास है, लेकिन मैनेजर क्या कर रहा है, कंपनी के अफेयर्स को चला रहा है, सब्सटैंशियली चला रहा है। तो ये मैनेजमेंट, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, इसे पूरा मैनेजमेंट बोलेंगे, इसके नीचे हम बोल सकते हैं मैनेजर हुए। ठीक है, तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करने वाले को एमडी बोला, और ये मैनेजर क्या हो गया, इन डायरेक्टर्स, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे। क्लियर है बच्चों, चलो मैनेजिंग डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर। मान लो अगर रॉकी सर को हमने बोला आप मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर और प्लस एमडी तभी बन पाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टरशिप छिन जाती है तो ऑटोमेटिकली आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपका डायरेक्टरशिप होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली सीज टू बी मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल। क्लियर है, लेकिन मैनेजर में ऐसा कुछ नहीं, मैनेजर कंटिन्यू करेगा मैनेजर, हमने बोला ना डायरेक्टर बनना इसका जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो अगर उसने डायरेक्टरशिप से हटा भी दिया तो भी वो कंटिन्यू कंटिन्यू मैनेजर की तरह काम करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये जो वर्ड है जो हम सेक्शन 196 पढ़ने वाले, इसमें एमडी की बात हो रही है, मैनेजर की बात हो रही है, होल टाइम डायरेक्टर की बात हो रही है। तो इसके मीनिंग को थोड़ा हमने डिटेल में समझा। एमडी पूरे मैनेजमेंट का सब्सटैंशियल पावर, WTD फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में पूरा टाइम इन्वेस्ट करता है, और मैनेजर क्या बोला इन्होंने कि भाई पूरा एग्जीक्यूशन करवाएगा,
लेकिन ये डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, समझते हैं। यहां से आपका सेक्शन 196 स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले सिंपल सेंस में आ जाओ। चलो 196 वापस से, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीजी की परमिशन लेना है कि नहीं लेना है इसमें? सीजी की परमिशन इसमें लेनी है। चलो सबसेक्शन 1 बोलता है रिस्ट्रिक्शन है। किसमें रिस्ट्रिक्शन है? साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट में कंपनी कैन नॉट अपॉइंट या फिर एम्प्लॉय बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एट द सेम टाइम। क्या बोला? कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी कि आपकी कंपनी में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों के दोनों आप अपनी कंपनी में रखोगे, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे बताओ ये मैनेजिंग डायरेक्टर रॉकी सर क्या काम कर रहे हैं, रक्षिता दी क्या काम कर रही है, दोनों तो मैनेज ही कर रहे हैं ना। आप एक बार में क्या करो, एक ही बंदे को रखो। एक बार में क्या करो, एक ही बंदे को रखो। या तो अगर आपने एमडी रख लिया तो मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मैनेजर रख लिया तो आपको एमडी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने कहा कि भैया दोनों के काम की लिस्ट देखो, आपको दोनों की काम की लिस्ट ना सिमिलर लगेगी। दोनों के दोनों क्या करे, कंपनी को मैनेज करे। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहा है कि पूरे डायरेक्टर को मैनेज करे, उनसे पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही तो दिखवा रहा है वो। मैनेजर भी क्या कर रहा है, तो दोनों के काम की लिस्ट क्योंकि सेम है, सिमिलर है, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि भैया काम अगर सेम ही है, अगर आपने एक बंदा रखा है तो आपको दूसरे को रखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपके अलग से सब्सिडीज है, आपके अलग से अंडरटेकिंग्स है, उनके लिए इंडिविजुअल रखते हो तो ये सब बातें अलग हो जाती है। कंटिन्यू, द कंपनी मस्ट चूज वन पोजीशन नॉट बोथ। आप दोनों पोजीशन नहीं ले सकते। पहला सबसेक्शन क्लियर है। सबसेक्शन 2 बोलता है जो भी अपॉइंटमेंट, कितने ड्यूरेशन तक ये अपॉइंट होंगे या फिर रीअपॉइंट होंगे, कोई भी कंपनी अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट करती है इस मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को फॉर द टर्म 5 साल के लिए, 5 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट कैन ओनली बी मेड 1 ईयर बिफोर। पहले मुझे बताओ पहला क्या, पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोलता है? 5 साल के लिए लोग काम करेंगे, ठीक है। काम अच्छा लगेगा तो वापस से आप क्या कर लोगे, इसे रीअपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन रीअपॉइंट करने का समय क्या है? रीअपॉइंट करने का समय क्या है? इन्होंने कहा 1 साल पहले करना, जब भी आपका ड्यूरेशन खत्म होने वाला होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2000 5 साल तक काम करना है तो कब तक करना है? 2005 तक। तो मुझे अपॉइंट कब करना है? 2005 के 1 जनवरी। मैं ये मान के चलूँ 31 दिसंबर को 5 साल खत्म हो रहे हैं, तो आपको 1 साल पहले ही रीअपॉइंट करना है, मतलब तब बात करनी है आपको। मतलब आप क्या कब तक कर सकते हो? 1 जनवरी 2005 के बाद से आप रीअपॉइंट कर सकते हो। आप बीच में कभी क्या 2023 में अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो? नहीं। क्या 2004 में कर सकते हो? नहीं। क्या कब कर सकते हो? 1 साल पहले तक में। तो बस इन्होंने कहा कि भाई ड्यूरेशन कितना है, कितने साल काम करेंगे ये लोग? 5 साल। काम अच्छा लग रहा है, रीअपॉइंट कर लो। कब करेंगे रीअपॉइंट? इन्होंने कि बहुत पहले से रीअपॉइंटमेंट करके पहले से नहीं रखना आपको भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? 1 साल बस पहले तक का। सबसेक्शन 2 क्लियर है, ठीक है। पहला क्या बोलता है? या तो अपनी कंपनी में एमडी रखो या तो अपनी कंपनी में मैनेजर रखो, ठीक है। दोनों एक टाइम पे नहीं रखने का। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? काम करेंगे तो 5 साल, अच्छा काम लगेगा तो रीअपॉइंट करो, लेकिन रीअपॉइंट कब करना है? 1 साल पहले तक, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इस सबसेक्शन 3 को आओ थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिसक्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। यहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे, जहां पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे। हाँ सबसेक्शन 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। अब मुझे वापस से बताओ 196 किसकी बात कर रहा है? एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, इनके अलावा हम बाकियों की बात नहीं कर रहे। तो सबसेक्शन 3 बोलता है द फॉलोइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड। हमने नीचे कुछ 4 डिस्क्वालिफिकेशन दिए। इस डिस्क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो साफ साफ आप इन्हें अपॉइंट नहीं करेंगे। बिलो द एज ऑफ, क्या लिखा है, एज कितनी लिखी है? 21 ईयर्स। दैट मीन्स अगर आप 21 साल से कम हो, आप एमडी बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मैनेजर नहीं बन सकते, आप होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर आपकी एज क्या है? 70 से अबव है। वापस अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो आप
इन तीनों में से कुछ भी अपॉइंट नहीं होने वाले। अगर आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हो, 70 के ऊपर जा चुके हो, तो आप नहीं बनने वाले हो। लेकिन हाउएवर इफ अ पर्सन इज अबव द 70, जैसे कि रतन टाटा, अब आज के टाइम पे वो नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो उनकी एज कितनी थी बताओ? 86 थी। अब 86 की एज में वो कंपनी में डायरेक्टर तो थे ही, ठीक है? तो क्या वो कंपनी में डायरेक्टर थे? अभी तो हमने पढ़ा स्पेशल रेजोल्यूशन कैन स्टिल अपॉइंट थ्रू दी स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या पहला डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आया? अब पहला डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है? मैं क्या पढ़ा रही हूँ? सबसेक्शन क्या पढ़ा रही हूँ? सबसेक्शन 3। ये बेरेट की लैंग्वेज है, सबसेक्शन 3 बेरेट की लैंग्वेज। नो पर्सन कैन अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अगर उसकी एज कितनी है? बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, या फिर उसने क्या एज अटेंड कर ली है? 70। जैसी 70 का हुआ डिस्क्वालीफाइड, नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई जिसने 70 की एज अटेंड कर लिया ना, वो बहुत ही कीमती है हमारी कंपनी के लिए। जैसे कि रतन टाटा जी, ठीक है? एज ऑफ 70 ईयर्स मे बी मेड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, इन विच केस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स टू द नोटिस, नोटिस के साथ आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजा कि आज हम मीटिंग में एक ऐसे डायरेक्टर की बात करेंगे जिस डायरेक्टर की एज 70 के ऊपर हो गई, लेकिन स्टिल हमें उसे अपॉइंट करना है। और अपॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? हमें क्या करना है? हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो आप जस्टिफाई करो ना, क्यों उसे अपॉइंट करना है? क्यों? क्योंकि भैया वो हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंपनी को ग्रो करवाएगा। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे तो आप में 70 के ऊपर वाला डायरेक्टर भी अपॉइंट हो जाएगा। हम पहला पॉइंट पढ़ रहे, पहला डिस्क्वालिफिकेशन। पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोलता है? 21 के नीचे नहीं, और 70 भी अटेंड किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई। लेकिन स्टिल आप उसे अपॉइंट करना चाहते हो तो आप क्या कराओगे? एसआर। लेकिन एक और है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन पास। ऊपर जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन बोला, मीटिंग यहां होती है, रतन टाटा जी को यहां खड़ा कर दिया जाता है कि अब हम इसे अपॉइंट करना है कि नहीं करना। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, लेकिन स्टिल कंपनी तो चाहती है। एसआर पास नहीं हुआ, कंपनी स्टिल अगर चाहती है नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, लेकिन हमने वोटिंग देखी, वोटिंग कास्ट इन द फेवर ऑफ मोशन एक्सीड दी वोट इफ एनी अगेंस्ट दी का। यहां पर हमने जब वोटिंग कराई, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मुझे कितने वोट चाहिए थे? 75%। 75% नहीं होते, 60% होते। 60% होते तो मुझे बताओ, फेवर में फिर भी वोट ज्यादा है। तो अगर फेवर में वोट फिर भी ज्यादा होते हैं तो आप क्या करेंगे? सीजी को एक एप्लीकेशन भेजेंगे और जेन्युइन रीजन बताएगी कंपनी कि भैया हम रतन टाटा जी को रखना चाहते हैं, एसआर पास करना था, एसआर पास नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल वोटिंग कितनी हुई है? फेवर में फिर भी ज्यादा आई है। कितनी आई है? 60% आई है। प्लीज ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द बोर्ड सच अपॉइंटमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल। कंपनी जस्टिफाई करती है ये बेनिफिट बेनिफिशियल रहेगा आपकी कंपनी के लिए, और सीजी इस बात से सेटिस्फाइड भी हो जाती है, तो इन दैट केस रतन टाटा जी को अपॉइंट कर लेंगे अगर एसआरबी पास नहीं हुआ। क्या बातें समझ में आई? वापस 21 साल से कम अपॉइंट नहीं होगा, 70 या 70 से ऊपर अपॉइंट नहीं होगा, लेकिन 70 वाले बंदे को अपॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसआर। लेकिन अगर एसआर भी पास नहीं हुआ है तो दो बातें, पहला फेवर में वोट ज्यादा आना चाहिए, और सीजी को एप्लीकेशन दो। मान लो इस मीटिंग में भैया 30% लोगों ने हाँ बोला, लेकिन 70% तो क्या बोल रहे? ना बोल रहे ना। अब मैं सीजी के पास भी नहीं जा सकती। मतलब सीजी के पास भी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वोटिंग की फेवर, जो फेवर वाला वोट है वो थोड़ा से ज्यादा होने चाहिए कंपैरिजन टू अगेंस्ट। मतलब कितने ज्यादा? 50 या 51 होने चाहिए। अगर 51 होंगे तो ही तो हम मेजोरिटी मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो मतलब कि एसआर पास नहीं भी हुआ तो भी हम जा सकते। बात समझ में आ गई? नहीं बोला ना, ये तो पढ़ा हमने। पहला प्रोविजो क्या बोलता है? एसआर पास हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? एसआर पास नहीं हुआ। जब एसआर पास नहीं हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन हमने बोला, एसआर पास होना। वापस वापस वापस, एसआर पास हो गया, पहली सिचुएशन, कोई टेंशन ही नहीं, रतन टाटा जी अपॉइंट। दूसरी सिचुएशन, एसआर पास नहीं हुआ है, तो जब एसआर पास नहीं हुआ है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। जब तक रेजोल्यूशन पास ही नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो हम बोलेंगे ये मोशन है। मोशन क्यों बोला? क्योंकि हुआ नहीं, नहीं होगा तो मोशन। लेकिन इस मोशन में हमने देखा कि वोटिंग क्या है? ज्यादा है कंपैरिजन टू अगेंस्ट। ठीक है, तो मोशन उस बात को बोला जाता है जो इनकम्प्लीट हो गई। समझ में आया? पक्का? जब तक 5 साल हमें अपॉइंट करना है ना,
फॉर एग्जाम्पल हमें कितने साल तक काम करवा सकते हैं उनसे, कितने साल तक, एक बार में अपॉइंटमेंट वाला 5 साल तक। अब 70 के ऊपर हो गए, ठीक है, मैं कह रही हूँ भाई मेरी एज 68 थी, मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, 68 5 साल, विच एवर इज अर्लियर, 70 में आ गए तो मुझे जल्दी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, मैं बहुत कीमती हूँ कंपनी के लिए, तो सब लोग मुझे अपॉइंट करना चाहते हो, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, 5 साल के बाद फिर से पूछा जाएगा, लग रहा है कीमती, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। मतलब मैं कह रही हूँ रतन टाटा जी 86 की उम्र तक थे, क्यों थे, क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत कीमती थे, जस्ट बिकॉज ऑफ एसआर, उनके लिए तो हमेशा एसआर पास हुआ ही है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है, ऐसा एमडी बनाना है जिसके लिए एसआर पास नहीं हो रहा है, तो फिर आप सीजी के पास जाओ एप्लीकेशन लेकर और सीजी को जस्टिफाई करो कि यस ये बहुत बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, तो यस सीजी भी अपॉइंट करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक आपके दिमाग के सेंसेस काम करे तब तक आप अपॉइंट करते जाओ। क्लियर है, पक्का? चलो पहला समझ में आ गया, वही डिटेल था, बाकी कुछ डिटेल नहीं। नेक्स्ट, अगर आप क्या हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए, या तो डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंट, या फिर अभी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही है, एडजुडिकेशन चल रहा है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो। 196 पढ़ रहे, 196 क्या बोलता है, या तो एमडी रखो या तो मैनेजर रखो। रखोगे तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अच्छा लगा काम तो फिर से रीअपॉइंट करो। रीअपॉइंट करना है कब है, 1 साल पहले बस। थर्ड बोलता है अगर आप इन लिस्ट में आते हो तो आप क्या हो, डिस्क्वालीफाइड। आप एमडी नहीं बन सकते अगर आप 21 साल से कम हो या 70 से ऊपर। लेकिन अब 70 की हमने पूरी डिटेलिंग पढ़ ली। आप नहीं बन सकते अगर आप क्या हो, इंसॉल्वेंट हो, खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हो, खुद के पैसे को तो संभाल नहीं पा रहे हो, कंपनी को क्या संभालोगे। या फिर आपने उधार लिया था, एमडी ने कोई उधार लिया था अपना और उस उधार को पेमेंट नहीं किया, स्किप कर दिया। इफ अ पर्सन हैज सस्पेंड पेमेंट टू द क्रेडिटर और हैज कॉम्प्रोमाइज विद द क्रेडिटर, क्रेडिटर को उनका उधार नहीं चुकाया, तो भाई तुम अपने पैसे को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, अपना नहीं क्रेडिट चुका पा रहे हो, तो भाई आप कंपनी को कैसे मैनेज करोगे, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। या फिर कोर्ट ने कभी आपको किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड पाया था जिसमें आपको सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या था, पनिशमेंट, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, जिसमें आपको जेल की सजा हुई थी मोर देन 6 मंथ, मतलब आप बहुत गलत काम के लिए जेल गए थे और उस जेल में आपको 6 महीने से ज्यादा गुजारना पड़ गया था, तो दैट मीन्स आप डिस्क्वालीफाइड हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप एमडी नहीं बन सकते, मैनेजर नहीं बन सकते, आप फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। सबसेक्शन 3 समझ में आया? 4 बोलता है अप्रूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसेस, अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होगा। एमडी मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, रेम्यूनरेशन, यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। लेकिन आगे चलकर प्लीज इसे कंफर्म कर लेना, आगे चलकर इसे कंफर्म कर लेना। कहाँ कंफर्म कर लेना, जनरल मीटिंग में, ठीक है। द अपॉइंटमेंट में ऑल्सो रिक्वायर द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 196 बोलता है भैया सीजी की परमिशन लगेगी, ठीक है। इफ वेरी फ्रॉम द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द शेड्यूल 5। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ सेक्शन से हम गुजरेंगे, वो कुछ सेक्शंस ऐसा याद आ रहा है क्या? अपॉइंटमेंट के केस में 3 सेक्शंस थे। पहला सेक्शन 203, 203 सारे केएमपी की बात करें। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 196 और 5 साथ में पढ़ेंगे। अभी जैसे ही 196 खत्म होगा तो 5 पढ़ेंगे। 196 बोलता है इन्हीं लोग का अपॉइंटमेंट लेकिन विद सीजी परमिशन, और शेड्यूल 5 बोलता है विदाउट सीजी परमिशन। कुल मिलाकर शेड्यूल 5 आपको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है। शेड्यूल 5 क्या करता है, आपको कुछ कंडीशन प्रोवाइड। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको सीजीवीजी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीजी से परमिशन लेनी पड़ेगी और 196 में आप जाओगे। तो इसीलिए वहां पे हम ये पढ़ रहे हैं कि 196 का सबसेक्शन 4 बोल रहा है, वापस से रीड करेंगे। सबसेक्शन 4 बोलता है बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट होगा, इसी में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड, इसी में सारी रेम्यूनरेशन डिसाइड। बस आगे चलकर इसे आप क्या करेंगे, जनरल मीटिंग में शोल्डर के सामने कंफर्म कर लेंगे कि देखो हमने इसे अपॉइंट किया, आप भी इसे कंफर्म करो, ठीक है। द अपॉइंटमेंट में ऑल्सो रिक्वायर्ड द अप्रूवल, इसमें सीजी की भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कब लेनी पड़ेगी, इफ इट क्या लिखा है, वेरी फ्रॉम द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द इन द शेड्यूल 5। बात समझ में आ रही है? शेड्यूल 5 में कंडीशन दी है, फुलफिल करते हो सीजी की परमिशन है, उससे वेरी करते हो डिफरेंट है तो सीजी की भी परमिशन। तो कुल मिला के मैं आईटेक्स में एमडी को अपॉइंट कर रही हूँ, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, जनरल मीटिंग में इसे कंफर्म करूंगी, और अगर मेरी कंडीशन वेरी करती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सीजी की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट फाइल करना है, आरओसी को बता दो हाँ हमने इसे अपॉइंट कर लिया। फॉर्म का नाम क्या है, MR1, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। चलो सब हाँ
कंडीशन एक्चुअल में 10 बातें दे रखी है, अगर आप वो 10 बातों को सेटिस्फाइड नहीं करते तो सीजी की परमिशन, 10 बातों को सेटिस्फाइड करते हो तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप एकदम एलिजिबल हो। और वो कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे शेड्यूल 5 में, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे। सबसेक्शन 5 बोलता है वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, क्या लिखा है, prior to the approval. If MD whole time manager has already acted before their appointment is approved by the member in the general meeting, their action are still considered valid, not deemed to be invalid simply because the appointment was not formally approved yet. अगर आप already थे मैनेजमेंट में और आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया तो आपके द्वारा किया गया जो भी काम है वो सब क्या है, वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट वाइज है, एक बार वापस से गो थ्रू करेंगे। 196 हेडिंग क्या बोलता है, एमडी अपॉइंट करना है, मैनेजर अपॉइंट करना है, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है सीजी की परमिशन के साथ, ठीक है। क्यों सीजी की परमिशन, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप शेड्यूल 5 की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। सबसेक्शन 1 बोलता है एक कंपनी में या तो एमडी रखो या तो मैनेजर, दोनों को मत रखो। रखना है कितने साल तक ये लोग काम करेंगे, 5 साल। अच्छा लगा काम, रीअपॉइंट करो। कब करोगे, 5 साल ना, तो वो 5वें साल में आप अपॉइंट करोगे, उससे पहले 3 साल 2 साल पहले से बोल के नहीं रखोगे हाँ हाँ तुम्हें रीअपॉइंट कर लिया, फॉर्मली आप 1 साल पहले ही डिस्कस करोगे। अब जैसे ही आप इन डिस्क्वालिफिकेशंस में आते हो तो आपको छोड़नी पड़ेगी अपना ऑफिस। क्या 21 साल से अगर छोटे हो तो अपॉइंट ही नहीं होगा, 70 टच कर दिया तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 70 की डिटेलिंग क्या थी, एसआर पास कर आप अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर एसआर पास नहीं हुआ, वोटिंग देखो फेवर में ज्यादा है, सीजी के पास जाओ। सीजी अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो यस वो अपॉइंट करेगा, मतलब सीजी के पास पूरी गेम गई, ठीक है। सेकंड, इंसॉल्वेंट है तो नहीं होगे, आपने अपने करेक्टर को पैसा नहीं चुकाया या फिर क्या किया, कोर्ट ने आपको ऐसी सजा दी थी जिसमें आप 6 महीने से ज्यादा जेल, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, रेम्यूनरेशन सब एक बार शोल्डर के सामने रखेंगे, वो भी कंफर्म करेंगे। और अगर आप वेरी कर रहे हो 196 में आए हो ना तो सीजी की भी परमिशन लेगी और फॉर्म फाइल करके इन्फॉर्म करें। आपके द्वारा जो भी काम किया गया है सब क्या माना जाएगा, वैलिड। बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ सबसेक्शन 1। अभी आपने बताया था सबसेक्शन 1 क्या है, या तो एमडी रखोगे या तो मैनेजर। लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, पावर, बोथ दीज पोजीशन ऑलमोस्ट सेम। तो कोई भी कंपनी मैनेजिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को साथ में नहीं रखने क्योंकि काम सेम है। सबसेक्शन 1 क्लियर है। सबसेक्शन 2, टाइम पीरियड कितना, 5 साल। फिर इसका एक प्रोविजन था, उन्होंने क्या बोला, 1 साल पहले ही आपको रीअपॉइंट करना है, ठीक है, रीअपॉइंट करना है नेक्स्ट टर्म के लिए 1 साल पहले। फिर अभी सबसेक्शन 3 पढ़ा, डिस्क्वालिफिकेशन। कितनी डिस्क्वालिफिकेशन थी, 4। पहली 21 ईयर्स से कम या 70। पहले मैंने क्या बोला, 70 के ऊपर करना है तो क्या पास करेंगे, एसआर। फिर इसमें अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, फिर आपने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया, या फिर आप कन्विक्टेड बाय द कोर्ट मोर देन 6 मंथ्स। मोर देन 6 मंथ्स लिखा, मतलब 6 साल की अगर 6 महीने की अगर सजा हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से ज्यादा, ठीक है। केस रिपीटेटिव है, 70 वाला है, उसको एक बार रीड करेंगे। 196 का सेकंड प्रोविजन, स्पेशल रिजोल्यूशन सीजी सेटिस्फाइड, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, लेकिन जब वोट हमने देखा मोशन एक्सीड दी वोट अगेंस्ट, फेवर में ज्यादा है अगेंस्ट में कम है, तो सीजी सेटिस्फाइड होगा तो दे देगा। पढ़ाना भी अपन ने। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, किस किस की परमिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जनरल मीटिंग और सीजी की भी परमिशन, अगर वेरी करते हो शेड्यूल 5 से तो, ठीक है, लिखा है ना वेरिएशन सच अपॉइंटमेंट, सीजी की भी परमिशन। फिर नोटिस बोर्ड जनरल मीटिंग कंफर्म करेंगे, रिटर्न ऑफ द अपॉइंटमेंट, एमआर फॉर्म 1 था ना, 60 डेज के अंदर आपके द्वारा जो भी काम किया गया है वैलिडी माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। अब यहां पे उन्होंने क्या बताया, जितनी बातें बताई छूट, किसको छूट मिलने वाला है, प्राइवेट कंपनी को बोला ना 4 तुम पे लगने वाला है ना 5। फिर एग्जाम्पशन किसको दिया है, गवर्नमेंट कंपनीज को, 2, 4, 5 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो 5 साल से ज्यादा वाला टर्म भी आप रख सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी को बोला। आईएफएससी पब्लिक कंपनी को क्या बोला, तुम चाहे तो अपने आर्टिकल में क्या कर सकते हो, ड्यूरेशन है ना, जो भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो छूट मिली है प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, आईएफएससी पब्लिक कंपनी को। क्लैरिटी है बच्चों। अब पूरे कंसेप्ट को समझेंगे,
निकिता डाउट है क्या? आ जाओ। 196 समझ में आया? 196 कनेक्टेड है किससे? शेड्यूल 5 से। तुम्हारी बुक में ये नहीं है, पहले इसको अच्छे से समझो, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर में सबसे कोर चीज यही चल रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये जो है 196 और शेड्यूल 5, बाकी सब तो चिल्लर चिल्लर सेक्शन है। शेड्यूल 5 क्या अपॉइंट करे, किसको करे? एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को। लेकिन 196 बोल रहा था सीजी की परमिशन, और ये क्या बोल रहा है? कोई सीजी की परमिशन नहीं। एक्चुअल में ये एक शेड्यूल है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन पूरे 470 तो शेड्यूल भी तो होते थे ना। तो शेड्यूल कौन सा वाला है? ये 5। शेड्यूल 5 याद रखना पड़ेगा। अब जैसे ही शेड्यूल 5 याद रखना है आपको, तो इसके कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट। कितने पार्ट है? 4। पार्ट 1 2 3 4। पार्ट 1 बोलता है कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट। हमने कुछ कंडीशंस दे रखी है, हमने कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन कुछ 5-6 कंडीशन है, ठीक है। ये 5-6 कंडीशन अगर फुलफिल अगर मैं करती हूँ तो मैं एमडी बन सकती हूँ, मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर बन सकती हूँ। मतलब मैं एमडी बन सकती हूँ, सीजी की मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। 196 में जब हम जा रहे थे तो हमें क्या करना था? हम ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए हम 196 में जा रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी ये कंडीशन की लिस्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट 1 में। पार्ट 2 बोलता है कि भाई रेम्यूनरेशन क्या कैसे मिलेगा। पार्ट 2 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन कितना क्या मिलेगा इन लोगों को जो ये काम करें। पार्ट 3 बोलता है कि कुछ कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे और कंप्लाइंसेस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पार्ट 4 बोलता है सीजी चाहे तो कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को क्या दे सकती है? छूट। तो शेड्यूल 5 इन तीनों लोग को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको सीजी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नहीं फॉलो करते हो तो पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला पार्ट 1 क्या बोलता है? कंडीशन। पार्ट 2 बताता है कितना क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा। पार्ट 3 बताता है कंप्लाइंसेस करना है जिस कारण से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और लास्ट क्या बताता है? हमें छूट, ठीक है। पार्ट 1 क्या बताता है? कंडीशन। 2 रेम्यूनरेशन, तीसरा कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, चौथा एग्जामिशन। क्लियर है? अब पार्ट 1 बाद में देखेंगे, पहले पार्ट 2 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन समझेंगे। इन्होंने कहा आपकी कंपनी का, चलो बैलेंस शीट देखते। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना तो कितना क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा? ये दे रखा है सेक्शन, क्या दे रखा है? रेम्यूनरेशन इज पेबल एज पर द सेक्शन 197। अभी 197 पढ़ा। 197 में हमने पढ़ा था इनको अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है तो 197 और 198 को देखेंगे। 197 198 जब मैंने इससे स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एक तरफ अपॉइंटमेंट के सेक्शंस है और दूसरी तरफ क्या था? रेम्यूनरेशन के। क्या ये रेम्यूनरेशन दिख रहा है? रेम्यूनरेशन में क्या दे रखा है? 197 198 और शेड्यूल 5। मतलब 196 अपॉइंटमेंट बोलता है, शेड्यूल 5 अपॉइंटमेंट कहता है। 197 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन। और शेड्यूल 5 भी क्या बोलता है? मतलब शेड्यूल 5 में दोनों चीजें दे रखी है, अपॉइंटमेंट की कंडीशन और रेम्यूनरेशन। शेड्यूल 5 दोनों बोलता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर प्रॉफिट है कंपनी को, अगर प्रॉफिट है तो 197 जैसा बोल रहा है वैसा करने का। कुछ थोड़ा बहुत याद होगा कि सारे के सारे डायरेक्टर का कभी भी रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा नहीं। तो ये 11% से ज्यादा की जितनी डिटेलिंग है वो हम 197 में पढ़ेंगे अगर प्रॉफिट है तो। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो भैया शेड्यूल 5 बोलता है, शेड्यूल 5 बोलता है लॉस हो रहा है तो मैं बताऊंगा, लॉस हो रहा है तो मैं तरीका बताऊंगा कितना क्या करना है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ, प्रॉफिट का 197 में। तो क्या 197 याद रहेगा? 196 क्या था? अपॉइंटमेंट का तरीका। 197 क्या है? रेम्यूनरेशन अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। शेड्यूल 5 दोनों में शेड्यूल 5 अपॉइंटमेंट की कंडीशन भी यही है और रेम्यूनरेशन भी है। लेकिन रेम्यूनरेशन कब? जब कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है। इसको याद करना है। को लेकर आ जाओ जरा तुम्हें। चलो वापस, कितने पार्ट थे? 4। पहला पार्ट अपॉइंटमेंट की कंडीशन, दूसरा क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन, तीसरा क्या बोलता है? कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, नेक्स्ट एग्जामिशन। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में साफ बोला प्रॉफिट बाय कंपनी को, ठीक है, सीधा 197 देखो, डन। रेम्यूनरेशन तब जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट या फिर इनएडिकेट प्रॉफिट। तो इन्होंने कहा विदाउट सीजी परमिशन, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन मतलब पार्ट है इसके अंदर के।
रेम्यूनरेशन, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन कुछ अलग से सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन ये क्या लिखा है, परक्यूसिस मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज, ठीक है। रेम्यूनरेशन फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस, ठीक है, देन कार का अलाउंस मिलता है, फिर ट्रैवलिंग का अलाउंस मिलता है, पूरे खर्चे वर्चे आपको रिम्बर्स किए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, दैट वाज आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है, कंपनी की तरफ से घर मिलता है, बिजली फ्री मिलता है, ठीक है, एक ड्राइवर भी मिल जाता है आपको, सर्वेंट भी मिल जाता है काम करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और अलग से फ्री की फैसिलिटीज दे रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या होता है, रेम्यूनरेशन का पार्ट होता है, ये भी क्या होता है, रेम्यूनरेशन का पार्ट। तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या क्या फैसिलिटीज इंक्लूड नहीं होगी मैनेजर रेम्यूनरेशन में, वो इसमें दे रखा है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजर पर्सन इन दी टू कंपनी, अगर आपका ये एमडी दो कंपनीज में है तो फिर उसका रेम्यूनरेशन कितना क्या होना चाहिए। तो रेम्यूनरेशन की पूरी डिटेलिंग शेड्यूल 5 में दे रखी है। क्या शेड्यूल 5 समझ में आ रहा है, ये क्या बता रहा है, शेड्यूल 5 बता रहा है अपॉइंटमेंट की कंडीशन, शेड्यूल 5 बता रहा है रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन की डिटेल में बता रहा है कि कंपनी को हैविंग प्रॉफिट तो 197 में जाओ, लॉस है और विदाउट सीजी हम बताएंगे, लॉस है लेकिन कुछ अलग से सर्कमस्टांसेस है हम बताएंगे, क्या फैसिलिटीज इंक्लूड नहीं होगी हम बताएंगे, अगर मैनेजर एमडी दो जगह पर काम कर रहा है तो उसको कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए ये हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें, फॉर्मेट समझ में आया पक्का, अगर ये फॉर्मेट समझ में आ गया है तो अब आ जाओ आपकी मॉड्यूल में। ये देखो, अब हम पढ़ने वाले स्टार्ट करते हैं। कंडीशन पूरी हेडिंग रीड करेंगे, कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर दी अपॉइंटमेंट, किसको अपॉइंट करे, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, विदाउट अप्रूवल ऑफ दी सीजी, आपको सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्या बता रहा है, शेड्यूल 5 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या बताता है, नो पर्सन एलिजिबल अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें अगर वो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है, पहला कंडीशन पढ़ने स्टार्ट कर रहे कि सीजी ने क्या कंडीशन दी है, अगर आप इसमें फॉलो करो तो सीजी की परमिशन नहीं लेनी है। पहला, पर्सन नॉट बीइंग सेंटेंस, सेंटेंस बोले तो पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट फॉर एनी पीरियड, कभी भी, एनी लिखा है ना, कोई भी पीरियड, फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपये, आप में कभी भी ना कभी आप जेल गए हो और ना ही कभी आप पर फाइन लगाए 1000 तक का, मतलब 500 का फाइन लगाए इट्स ओके, लेकिन 1000 या उससे ज्यादा का फाइन आपके अगेंस्ट ना लगाओ। तो अगर आप एक ऐसे डायरेक्टर हो, क्लीन हो आप पूरे के पूरे, तो सीजी की परमिशन क्या लेना, लेकिन आप में एक बार ना 50,000 का फाइन लगा था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, 196 में जाना पड़ेगा आपको। शेड्यूल 5 बोलता है हम उन डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो अगर आप इन कंडीशन में आते हो तो आप बहुत क्लीन हो, बिना परमिशन के अपॉइंट कर लो। लेकिन अगर आप फाइन लग चुका है, जेल जा चुके हो, तो भाई आपको तो अब 196 में आना पड़ेगा, जो 196 हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, द पर्सन हैड नॉट बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड, कभी भी कस्टडी में, कभी भी जेल में नहीं था, ठीक है, किस मैटर को लेकर, क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन, ये क्या लिखा है, स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, आपको ये स्मगलिंग एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा एक एक्ट है, इस एक्ट के दौरान आपको कभी भी जेल नहीं हुई, डिटेन करना मतलब जेल ही होता है। पहला वाला पॉइंट बोलता है आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कभी जेल नहीं गए हो, और सेकंड वाला पॉइंट बोलता है आप ये जो स्मगलिंग एक्टिविटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कभी जेल नहीं गए हो, तो आप एकदम क्लीन हो, प्रोवाइडेड दैट सीजी ने, अगर आप कभी गए थे और सीजी से आपने परमिशन मांगी, सीजी ने एक बार आपको परमिशन दे दी, तो आपको फर्दर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सीजी ने परमिशन दे दी तो आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है। पहला क्या बोलता है, ना आप कभी जेल गए, ना आप पे कभी फाइन लगा 1000 या उससे ज्यादा, सेकंड वो एज पर कंपनीज एक्ट था। सेकंड क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी आप कभी डिटेन नहीं हुए, कभी जेल में नहीं गए, लेकिन सीजी ने अलाउ कर दिया तो फिर आप कर सकते हो। पहली दो बातें समझ में आ रही है। तीसरी, पर्सन क्या है, इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर कितनी एज हो चुकी है उसकी, 21 ईयर्स, और वो 70 का नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे चार कंडीशन, कितनी कंडीशन, चार, अगर इन चार कंडीशन को फुलफिल करते हो, कभी आप पे फाइन नहीं लगा 1000 से ऊपर का, तो आप एकदम क्लीन हो, विदाउट सीजी परमिशन जा सकते हो। 196 क्या बोल रहा था, डिस्क्वालिफिकेशन वो सारी चीजें बोल रहा था, ठीक है, मतलब ये सारी बातें नहीं कर रहा था।
और वहां पे सीजी की परमिशन हमें लेनी पड़ रही थी क्योंकि आप इसमें कवर नहीं हो रहे थे। उसमें साफ लिखा था सीजी की परमिशन तब लेना जब आप वेरी करो, मतलब आप पे फाइन कभी लगा था तो पूछो, नहीं तो पूछने की जरूरत नहीं है। क्या पार्ट वन समझ में आया? ये भी हमने पार्ट वन पढ़ा, ये भी हमने पार्ट वन पढ़ा। पार्ट वन में जो कंडीशन लिखी ना फॉर द अपॉइंटमेंट विदाउट सीजी, ये चार बातें हैं, तो सीजी की परमिशन नहीं लेनी है। क्लियर है? पक्का? अब क्या लिखा है? सीजी की परमिशन आपको लेनी पड़ रही है फॉर्म 2 में जाने का, एप्लीकेशन दो सीजी को, 90 डेज में फॉर्म देने का। ठीक है, नीचे आ जाओ। इश्यू ऑफ जनरल नोटिस बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। अब उस एप्लीकेशन की डिटेल बता रहे, जब आप एप्लीकेशन लेकर जाते हो सीजी के पास कि भैया हम ना उस कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहे तो हमें आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बिफोर एनी एप्लीकेशन सीजी को देने से पहले एक काम करो, आपको क्या करना है, एक जनरल नोटिस देना है। जनरल नोटिस देना, पब्लिश करना है एक रीजनल लैंग्वेज में, एक रीजनल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। पूरा का पूरा डिक्लेयर करो मैं इस कंपनी में एमडी अपॉइंट होना चाहता हूँ, मैं सीजी को परमिशन दे रहा हूँ, परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि मुझे अपॉइंट कर लो, एक समय पे मुझे इतना इतना फाइन लगा है। तो आप ये सारी चीजें पब्लिकली बताओगे। क्या यहाँ पे ये बात क्लियर है? अब उन्होंने कहा पूरी प्रोसेस अब हम बताएंगे पूरा का पूरा क्लब करके कि कैसे अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बाद क्या करेंगे हम? जनरल मीटिंग। इसके बाद सीजी की अप्रूवल लेनी है कि नहीं लेनी, मुझे ये बताओ। डिपेंड करता है, अगर शेड्यूल 5 की कंडीशन फुलफिल करते हो तो नहीं लेनी, शेड्यूल 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो लेनी पड़ेगी। फिर जैसे इन्हें अपॉइंट करोगे फाइल करेंगे रिटर्न, किसको किसको करोगे? आरओसी को करेंगे। ठीक है, 60 डेज MR1 या फिर MR2 90 डेज, डिपेंड। सीजी की परमिशन लेनी है तो 90 डेज MR2 में जाओगे, अगर नहीं लेनी है तो 60 डेज के अंदर आरओसी को बताओ। ज्यादा टाइम किसको दे रखा है? जब आपको सीजी की परमिशन लेनी पड़ रही है। बात समझ में आई? पक्का? अब यही चीज उन्होंने कहा फिर से तुम्हें प्रोसेस के फॉर्म में बताएंगे, जो अभी के अभी रीड करोगे। जल्दी रीड करो, अभी रीड करेंगे। डिटेल बता रहे, पहले बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, अपॉइंट करेंगे, देख लो एक बार वेरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर अप्रूवल लेने के लिए फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेंगे, अग्रीमेंट करो, फाइनली आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे। जल्दी रीड करेंगे, थोड़ा सा फटाफट वाला, क्योंकि ऐसा कुछ है ना हेवी कंसेप्ट नहीं है। चलो आ जाओ। अब हेडिंग देखो क्या लिखा है, मैनेजर डायरेक्टर की क्या पढ़ने वाले? पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला क्या लिखा है? क्या करेंगे? पॉलिसी बनाने का काम है, फिर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये इंटरमीडिएट ऑफिसर का भी काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बातें करवाता है। ठीक है, कम्युनिकेट, इंटरप्रेट करता है पॉलिसी को, रिव्यू करता है, प्रेजेंट करता है ऑपरेशन ऑफ कंपनी, अपॉइंट करता है हाई ऑफिशियल्स को, फॉर्मुलेट करता है कंपनसेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट प्लान, प्लान द एक्सपेंशन डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइज द मीटिंग, प्रमोट करता है हाई मॉरल, मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, मेंटेन द बैलेंस रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ। समझ में आ रहा है? जनरल काम है। मैनेजिंग डायरेक्टर की पूरी ड्यूटीज, ठीक है, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अप्रूव डिसअप्रूव करता है जो भी प्लान्स होते हैं, बिल्ड करता है सिस्टम बजटरी कंट्रोल का, सुपरवाइज करता है प्रोडक्शन सेल्स एक्टिविटी, गिव ड्यू अटेंशन टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये पूरे जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। अब यहाँ पे आपको एक केस दिख रहा है, इस केस का पूरा कंक्लूजन, मैनेजिंग डायरेक्टर आर नॉट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर एक्शन अनलेस द लॉ क्लियरली सेज सो। ऑटोमेटिकली काम उसका ही नहीं आने वाला जब तक क्या ना हो जाए, कहीं लॉ में अगर लिखा है तो होगा, लॉ में अगर नहीं लिखा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर वॉज नो क्लियर प्रूफ रॉन्गडिंग। जो जेठिया था कहीं से भी शो नहीं हो रहा था कि भाई कहीं से भी उसने क्या कर रखा है, कुछ गलत काम किया। ठीक है, जस्ट अटेंड द मीटिंग, क्योंकि उसने मीटिंग लिया, डिसीजन जब हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया, तो डिसीजन में पार्टिसिपेट करना ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी की जो भी गलत काम है उस गलत काम में उसका भी योगदान है। इसके लिए हमें प्रॉपर प्रूफ मिलने चाहिए, तो प्रूफ मिलेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट ने जेठिया को छोड़ दिया। क्लियर है बच्चा? पक्का? तो ये केस का कंक्लूजन, पूरी पूरी कहानी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मुझे एक बार वापस से बताएंगे, ब्लैंक स्क्रीन वापस से बताएंगे, आ जाए पार्ट 2 में। चलिए,
इन्होंने कहा कि चलिए रेम्यूनरेशन समझ रहे तो पहले रेम्यूनरेशन का मतलब समझ लेते। रेम्यूनरेशन मींस कोई भी मनी, कोई भी इक्विवेलेंट गिवन टू इंक्लूड दी पर्कोसेस। पर्कोसेस मतलब क्या बताया मैंने, फैसिलिटीज। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन में फैसिलिटीज भी आती है। अब हम वहां देखेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज उन्होंने एक्सक्लूड कर दी। पहले रेम्यूनरेशन का मतलब बताया, फिर मैनेजर रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, लेकिन जनरली हम क्या समझते हैं, जनरली मतलब क्या होता है कि जो भी रेम्यूनरेशन कंपनी इसके एमपी को दे रही है। 197 पढ़ने वाले हैं। 197 आपको ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन बताता है एक पब्लिक कंपनी का। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। 197 क्या था जरा बताओ, कंपनी हैविंग प्रॉफिट, तो 197। ठीक है, पार्ट टू रेम्यूनरेशन, इन केस ऑफ प्रॉफिट तो 197 में जाओ। नो प्रॉफिट, इनएडुकेट, स्पेशल सर्कमस्टांस, पर्पस इज नॉट, दो में अगर मैनेजर पर्सन हो। यही है जो मैं आपको याद करा रही थी अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्या लिखा है, सेक्शन 197। इस 197 को, इस 197 को समझना है में है क्या, और थोड़ा पहले समझे। 197 बताता है मैनेजर रेम्यूनरेशन, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जरा मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, पूरा कंसर्न रख रहे, पूरा इंपॉर्टेंस दे रहे, है ना, टाइम निकाल रहे। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कि पार्ट टाइम काइंड ऑफ बोल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में इन्होंने कहा हम एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर की बात करें, क्योंकि ये सारा चैप्टर यूनिक को लेकर है। ठीक है, अगर कंपनी को हुआ है प्रॉफिट, अगर कंपनी को क्या हुआ है प्रॉफिट, तो कैसे रेम्यूनरेशन डिवाइड होगा समझना, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। इन केस ऑफ द लॉस, इनएडुकेट प्रॉफिट, तो उन्होंने क्या बोला, कहां जाओ, अगर आपकी कंपनी को आईटेक्स को लॉस हुआ है तो शेड्यूल 5 जो बोलेगा वो फॉलो करो। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो सेक्शन 197 आपको बता रहा है कि मैनेजर रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए। मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन आपका कितना होना चाहिए, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे चीज क्लियर है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब यहां तो चीज समझ में आ गई, आओ थोड़ा और आगे बढ़े। इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग ओनली वन ईडी, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपकी कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इन्होंने कहा अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एक काम करो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू दैट ईडी। आप क्या करोगे, 5% प्रॉफिट उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दो वापस। पूरा हम सब क्या है डायरेक्टर, हम सब का पूरा रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, 11% से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम कितना होगा 11%। लेकिन मैं इस कंपनी में इकलौती क्या हूं, ईडी। ईडी मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर मैं इकलौती एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा समय देता है कंपैरिजन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो सैलरी ज्यादा किसी होगी, एग्जीक्यूटिव की नॉन एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव को कितना दे देना, 5% दे देना। 11% सबका एक साथ इकट्ठा, 11% ओवरऑल सबका मिलाकर। अब मैं इसके अंदर की डिटेलिंग में जा रही हूँ। जब डिटेलिंग में जा रही हूँ तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मुझे 5% दे देना। इन्होंने कहा कि इनकेस कंपनी हैविंग, इन्होंने कहा कितने हैं, दो या दो से ज्यादा है, मैं सोम आयुष, हम तीनों के तीनों क्या है एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम तीनों का मिलाकर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही है एग्जीक्यूटिव तो 5, लेकिन एक नहीं है, दो या दो से ज्यादा है, तो कितने भी ज्यादा हो, मैंने कहा आधे लोग हैं, आधे लोग एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने कहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता 10 से नहीं, क्योंकि टोटली कितना होता है 11, जब टोटल 11 होता है तो 10% किसको मिल गया, एग्जीक्यूटिव, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना मिलेगा, 1%। 1% किसका, प्रॉफिट, प्रॉफिट करोड़ों में होता है बच्चों। ठीक है, बहुत करोड़ों में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ 400 करोड़ प्रॉफिट है तो उसका 1% मिलेगा, मतलब बड़ी ही चीज मिल रही है। और जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उन सबका मिलाकर उन्होंने क्या बोला, ज्यादा एग्जीक्यूटिव हो गए ना तो 10% सबका मिलाकर। अगर अकेला सिंगल था ना तो मैक्सिमम बोलते भैया 5% से ज्यादा नहीं, क्योंकि 5% अकेला मुझे मिलने वाला है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव में, तो प्लीज सबका मिलाकर 10 से क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि एक हम नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी तो छोड़ेंगे। यहाँ पे चीज क्लियर है। चलिए, अब इन्होंने बोला, ये तो थी कहानी एग्जीक्यूटिव की, वापस ये कहानी क्या थी, एग्जीक्यूटिव, सबका मिलाकर क्या बोला, सबका मिलाकर क्या बोला 11%। लेकिन 11% की डिटेलिंग में आते, मैं सिंगल एग्जीक्यूटिव हूं तो 5%, मैं सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं, मेरे साथ 10 लोग और है, 20 लोग और है, 30 लोग और है, जितने भी है, ठीक है, सबका मिलाकर 10%। बाकी 1% किसके लिए छोड़ा मैंने, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है, प्रॉफिट है तो क्या करना है, ठीक है। इन्होंने कहा अगर लॉस है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को कुछ नहीं मिलने वाला,
एग्जीक्यूटिव को लॉस में क्या हो रहा था, उन्होंने बोला शेड्यूल 5 में जो बोला ना देंगे, शेड्यूल 5 भी पढ़ेंगे। शेड्यूल 5 आपकी बुक ने प्रॉपर बना के दे रखा है, बिल्कुल लोड मत लेना। ये देखो ये उन्होंने पूरा शेड्यूल 5 आपको ये दे दिया। इन्होंने बोले भैया हमने तुम्हारी कितना नेगेटिव है, कितना आपका है, ठीक है, ये उन्होंने पूरा दे रखा है, हम पढ़ेंगे आकर कि कितना क्या आपको, कितने से ज्यादा नहीं देना। लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव हो और नॉन एग्जीक्यूटिव में लॉस होता है तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ने फिर भी समय दिया इसलिए उसको मिलेगा लॉस में भी, ठीक है। चलो, अगर प्रॉफिट होता है, आपकी कंपनी में क्या था, आपकी कंपनी में ऑलरेडी क्या है, हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूरी कंपनी में अगर एग्जीक्यूटिव हम लोग हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या मिलेगा, 1%। ये तो अभी हमने वही कंक्लूजन निकाल लिया था, 1%। इन केस कंपनी नॉट हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही नहीं है तो ज्यादा काम का लोड किस में आ गया, नॉन एग्जीक्यूटिव में आ गया, तो फिर 1% नहीं मिलेगा, तब उन्हें कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो कहानी ऐसी है, कंपनी के सारे डायरेक्टर, दो पार्ट हमने कर दिया, एक कर दिया नॉन एग्जीक्यूटिव और एक क्या कर दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का मिलाकर कभी भी 11% से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव है तो इनका सब एग्जीक्यूटिव का मिलाकर 10%। एक ही है ना तो फिर 10 मत देना, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 देना। एक है तो 5, ज्यादा है तो 10%। इन्होंने कहा अगर एग्जीक्यूटिव है तो आपको 1% मिलेगा ना, क्योंकि उन्हें तो 10 मिलने वाला है। और अगर एग्जीक्यूटिव है ही नहीं, पूरी कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भरोसे चल रही है, तो आपका 1% की जगह हम 3% कर देंगे, क्योंकि वर्कलोड आपके सर पे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है ही नहीं। तो आप ही को जाकर मैनेज करनी पड़ती है सारी चीजें, भले पार्ट टाइम के बेसिस में। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब यहां तक तो चीजें ठीक थी। लॉस अगर हुआ तो एक काम करो, इनको सैलरी मत दो, कोई प्रॉफिट रेम्यूनरेशन इनको नहीं मिलने वाला। लेकिन उन्होंने कहा भाई इनको इनकी सिटिंग फीस तो मिलेगी, नहीं तो क्या मुफ्त में आके काम कर रहे थे क्या, लॉस हुआ है तो क्यों आए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, कितने बार ये लोग आपकी कंपनी में आए थे, कंपनी में सिटिंग फीस देंगे मैक्सिमम। आप एक सिटिंग, एक बार इधर कंपनी में आने का कितना दोगे, 1 लाख, 1 लाख पर डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को पर बोर्ड मीटिंग। कितनी बोर्ड मीटिंग में उसने सिटिंग दी थी आपको, हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आके अपने आइडियाज देके जा रहा था, तो भाई इस मीटिंग में आए ना, वो सुनने के लिए आए ना आपकी बात, आपको 1 लाख देना पड़ेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग इट्स। मान लो आज ये मीटिंग नहीं होती और ये मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है, तो भैया उसका और इसका मिलाकर 1 लाख देना, क्योंकि ये मीटिंग तो हुई नहीं ना। जब हुई नहीं तो इसका भी एक क्या, उसका 2 लाख देंगे क्या, 2 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप 1 लाख ही दोगे दोनों का मिलाकर। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों, बोलो। चलो, इट कैन बी पेड इन केस ऑफ लॉस। लॉस होगा तो भी आपको सिटिंग फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आप लॉस के केस में उनको प्रॉफिट का तो पोर्शन नहीं दे रहे, लेकिन सिटिंग फीस तो दोगे। नो सिटिंग फीस टू दी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई सिटिंग विटिंग फीस नहीं लेगी, उसको वैसे ही उसकी मेहनत का अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर डायरेक्टर के हमने कितने पार्ट पढ़े, 2 पार्ट पढ़े, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मिलाकर 11%। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव सिंगल है तो 5, सारे एग्जीक्यूटिव मिलाकर 10। अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं तो 3% नॉन एग्जीक्यूटिव को, अगर है तो 1% से उनको ये काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई। ये थी मैक्सिमम लिमिट। लेकिन पूरा कंक्लूजन ये है, जिसकी जो लिमिट है वो उस लिमिट से ज्यादा डिमांड कर रहा है रेम्यूनरेशन, तो एक काम करना, एसआर पास करवाना। चलिए एग्जाम्पल समझते। पूरी सबकी रेम्यूनरेशन की लिमिट क्या थी, 11%। सारे डायरेक्टर कह रहे नहीं भैया 11% से हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे पे काम बहुत ज्यादा है, हम 11% से ज्यादा। तो एक काम करो, जनरल मीटिंग बुलाओ और इस 11% की लिमिट को क्या करो, इंक्रीज कराओ। लेकिन उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना होगा। एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं 5% से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे 5% से ऊपर एसआर। सारे एग्जीक्यूटिव मिलाकर बोल रहे 10 हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो एसआर। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एसआर हर केस में क्या है, हर किसी की एक मैक्सिमम लिमिट है, उसको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तो पूरा 197 एक साथ इकट्ठा आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आओ बस आपकी बुक में फटाफट इसे देखेंगे। आ जाओ, सबसे पहले क्या दे रखा है, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन कितना बताया मैंने, 11%, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो
इस 11% को एक्सीड करना, तो जाओ जनरल मीटिंग में जाके अप्रूवल ले लो। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, हाँ मैं वही देख रही हूँ कि मुझे दिख सा नहीं रहा है ना। अप्रूवल ऑफ द मेंबर ये नीचे रूल्स में बता देते, बता रही दिस सेक्शन अप्लाई ओनली द पब्लिक कंपनी, हेंस प्राइवेट कंपनी आर फ्री टू पे। क्या बोला इन्होंने? ये जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं ना, वो किसको लेकर पढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया उन्हीं का इंटरेस्ट मारा जा रहा है। यहाँ प्राइवेट कंपनी फ्री टू पे रेम्यूनरेशन एट एनी रेट टू सच डायरेक्टर इन केस एडुकेसी। प्रॉफिट अच्छा खासा है ना, जितना प्रॉफिट तुम्हें देना है दो, 50% देना है, 30 देना है, 90% देना है, जो देना है दो, तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि जनता तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, हमें जनता को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नीचे आएगा एसआर, अभी यहाँ नहीं दे रखा, बस उन्होंने क्या बोला, एक्सीड करना चाहते हो टोटल लिमिट, तो आपको क्या अप्रूवल लेनी है, मेंबर्स की जनरल मीटिंग। एसआर यहाँ नहीं, नीचे स्पेसिफाई है। ठीक है, चलो एक्सेस, अगर रेम्यूनरेशन एक्सीड करना चाहते 11%, तो इन्होंने क्या बोल दिया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, भैया शेड्यूल 5 का तो ख्याल रखना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ 5% याद आ रहा है, 10% याद आ रहा है, 1% याद आ रहा है, 3% याद आ रहा है, ये सब वही था जो मैंने आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में एक साथ समझा दिया। ठीक है, सेम 11%, 5%, 10%। क्या 11% समझ पा रहे हो? 11% क्या है? टोटल। 5% सिंगल एक का। 10% टोटल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, चलो 1%, 3%। ठीक है, सेम सेक्शन 197 कंपनी हैविंग प्रॉफिट तो आना, अदरवाइज नहीं है तो भाई शेड्यूल 5। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक कंपनी डिफॉल्ट करने वाली कंपनी हो, डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द ड्यूज, आपने क्या नहीं किया है, बैंक का डिफॉल्ट किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर का पैसा है, एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आपको अब इनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप डिफॉल्टिंग हो तो आपको इनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप इनका लोन का पैसा नहीं चुका रहे हो और डायरेक्टर मैनेजर को क्या दे रहे हो, रेम्यूनरेशन ज्यादा दे रहे हो, तो आप डिफॉल्ट कर रहे हो यहाँ, इससे अच्छा क्या करो, प्रॉफिट का जो पोर्शन है कहाँ यूज करो, इनके लोन चुकाने में करो। तो पहले इनसे परमिशन ली जाएगी, बैंक भी आकर परमिशन देगा, अच्छा रेम्यूनरेशन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाने दूंगा, पहले मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है, तो उसको पहले सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक, अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑब्टेनिंग, तो जब तक आप जनरल मीटिंग के पास भी नहीं जाओगे, पहले इनकी परमिशन लेंगे, अगर ये हाँ बोलेंगे तो जनरल मीटिंग के पास जाकर आप परमिशन लोगे। परसेंटेज एक्सक्लूसिवली, इन्होंने क्या बोला, भैया फीस अलग है, परसेंटेज अलग, फीस अलग है। और ये फीस किसको मिलती है, एग्जीक्यूटिव को कि नॉन एग्जीक्यूटिव को? नॉन एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, सिटिंग फीस मिलती है। नेक्स्ट, कंपनी नो प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट इन एडुकेट कंपनी नॉट पे इट्स डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ फीस पक्के से मिलेगी। फीस हमने क्या पढ़ी थी मैक्सिमम, जरा बताओ? 1 लाख। इन्होंने कहा हम शेड्यूल 5 की बात नहीं करें, शेड्यूल 5 में जो बातें दे रखी है वो अलग है, वो कब आते हैं, जब कंपनी को लॉस होता है, वो जो दे रखा है वो हम वहां पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बोला नो प्रॉफिट इन एडुकेट, फिर से वही सारी घिसी पिटी बातें, नो प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट इन एडुकेट विदाउट सीजी अप्रूवल पे रेम्यूनरेशन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट। अब यहाँ पे ए और बी की लिमिट हम पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, लॉस है तो शेड्यूल 5 क्या बोलेगा। अभी तक प्रॉफिट 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 था, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा। वापस आ रही हूँ, शेड्यूल 5 कितने पार्ट्स थे? पहला पार्ट कंडीशन, क्या कंडीशन याद आ रही है, वो 4, पहली कंपनीज एक्ट वाला डिफॉल्ट, दूसरा स्मगलिंग एक्टिविटी फॉरेन एक्सचेंज, फिर रेसिडेंट और 21 एज और 17 नहीं, ये था। फिर पार्ट 2 रेम्यूनरेशन, हैविंग प्रॉफिट तो 197, अभी 197 खत्म किया, नॉट हैविंग प्रॉफिट तो शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 5 में आपको लेकर जा रहे, इन्होंने कहा कि ये ए और बी पार्ट हम दे रहे, यहां तक चीजें अभी है, बैलेंस हो रही है। चलो, यहां इन्होंने बोला कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। देखो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ने तो पूरी मेहनत से काम किया। अब इनको क्या पैसे नहीं दोगे क्या? नहीं तो ये तो कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है, चलो, वेयर द इफेक्टिव कैपिटल, कितना कैपिटल है आपका? अब प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कैपिटल की बात हो रही है। अगर आपका कैपिटल कितना है, नेगेटिव है, या फिर कितना है, 5 करोड़ से कम है, तो एक काम करना, दो डायरेक्टर, एक तरफ हमने क्या बोल दिया, मैनेजिंग पर्सन, और एक तरफ क्या बोल दिया, डायरेक्टर। मैनेजर पर्सन, एमडी या फिर मैनेजर को क्या दोगे, या फिर डायरेक्टर को क्या दोगे? क्योंकि मैनेजर पर्सन का काम थोड़ा सा ज्यादा है, तो भाई तुम्हारा मैक्सिमम हमने डिसाइड कर लिया,
60 लाख से ज्यादा मत देना, 60 लाख, समझ लो भाई, लॉस है। लॉस में 60 लाख मतलब अगर फायदा होता तो ऊपर ही जाना होता है बच्चों, यही है ना जो कंपनी को चला रहे। और बाकी के डायरेक्टर क्या बोला, 12 लाख। अगर 5 करोड़ ज्यादा है, प्रॉफ वही मैंने कहा, जब हम परसेंटेज में खेलते हैं ना कंपनी के प्रॉफिट के, वो करोड़ों होते बच्चा। आपकी जो फीस जो रेम्यूनरेशन है तो करोड़ में जाते, लॉस में लाखों में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में आपका कैपिटल है, तो फिर क्या बोला, कैपिटल ज्यादा है ना, 84 लाख देने लॉस में। ठीक है, और ये मैक्सिमम क्या बोलता है इसका, 17। 100 से 250 करोड़ के बीच में कैपिटल है, कितना देना है, ये तो करोड़ों में पहुंच गया यार। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, 24 लाख। अगर आपका कैपिटल कितना है, 250 करोड़ से ऊपर है तो कितना, 120 लाख तो पहले दे दो, फिर 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल, इसके ऊपर जितना एक्सेस है उसका ये परसेंट निकालो, उसमें जितना बढ़ता जाएगा एड ऑन कर देना। और इसमें भी सेम कहानी, क्या ये बातें समझ में आ रही है, चल क्या रहा है बच्चों इतना। हाँ बच्चों इतना, यहाँ इन्होंने लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में जो बार बार ऊपर बोल रहे थे ना, लिमिट एक्सीड करने के लिए, इफ अ कंपनी वांट टू मेक पेमेंट रेम्यूनरेशन, इससे भी ज्यादा अगर वो करना चाहती है तो क्या करने का, स्पेशल रेजोल्यूशन। वहां नहीं बताकर यहाँ कोने में बताए। क्लियर है बच्चों, मतलब इससे ज्यादा भी, लॉस में भी इससे ज्यादा देना तो शेयरहोल्डर की मीटिंग करो, वो अगर हाँ बोलेंगे तो करेंगे। समझ में आया चल क्या रहा है भाई, कंपनी को चलाने वाले कैपिटल भी तो करोड़ों में है ना, तो इनको रेम्यूनरेशन भी कैपिटल का कंसर्न रखकर ही दिया जाता है। क्लैरिटी है बच्चों, ये भी ए पॉइंट था, ये ए था। एग्जाम्पल एक बार खुद रीड करोगे, नीचे आ जाओ, बी क्या बोलते हैं, इन केस मैनेजर पर्सन और अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, समझना ये बस अब एमडी और डायरेक्टर काम नहीं कर रहे, इन लोग में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, वो क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी है, प्रोफेशनल्स भी है ये लोग, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी काम कर रहे थे, ये सीए थे, सीएस थे, सीएफओ वाला भी काम कर रहे थे साथ में, मतलब और नहीं मिलेगी उनको रेम्यूनरेशन, कि भाई वो दो कैपेसिटी में काम कर रहे थे और नॉलेज था, लेकिन इन्होंने कहा रुको रुको, रेम्यूनरेशन एज पर टर्म ए जो हमने ए पार्ट ऊपर पढ़ा, मे बी पेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन, वो और ये दोनों मिल जाएगा अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, कंपनी में और उसका कहीं से भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं निकलना चाहिए। नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रिलेटेड टू डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स में मैं क्या हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, ठीक है, और डायरेक्टर के साथ साथ मैं सीएस भी हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, मैं रिलेटेड निकल रही हूँ, अगर मैं रिलेटेड और इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपने अलग से इन्वेस्ट किया। अब क्योंकि मेरी रिश्तेदारी निकलती है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं खुद से अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड, डायरेक्टर प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और आपके पास यस जो प्रोफेशनल लेवल के जो हम एक्सपर्टाइज चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद द एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज नॉलेज इन द फील्ड इन विच द कंपनी ऑपरेट। मैंने कहा कि हाँ सीएस की क्वालिफिकेशन मेरे पास है तो यस, लेकिन मैं कहाँ चली जाऊंगी, सेकंड पॉइंट में मैं प्रमोटर डायरेक्टर की क्या लगती हूँ, रिलेटेड निकलती हूँ, तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलने वाली। चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर की चीजें सब मिलेंगी, प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिलेंगी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसकी आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आपको मिलेगा। एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विल नॉट डीम टू बी अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट। अब इन्होंने कहा भैया कब इंटरेस्ट है और कब इंटरेस्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया। अगर उसके पास कितना होल्ड है, शेयर कितना होल्ड करके रखा है, परसेंटेज देखो कितना लिखा है, इन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे कि वो इंटरेस्टेड है, शेयर होल्ड कितना करके रखा है, बहुत कम करके रखा है, 0 पॉइंट क्या लिखा है 5%। ठीक है, उसे एज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग मिला था, तो फिर हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, कभी कभार कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए हमें क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदने पड़ते। वापस समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन शेयर्स, व्हाट डू मीन बाय क्वालिफिकेशन शेयर, क्वालिफिकेशन शेयर्स कुछ फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए करना पड़ता है। जैसे कि मुझे बताओ होली ओन सब्सिडी, 100% सब्सिडी कुछ याद आ रहा है, अब उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए मुझे 1% के शेयर लेने पड़ गए थे, तो वो 1% के शेयर मुझे लेने पड़ गए मजबूरन, उसकी क्या मैं मालिक हूं क्या, नहीं। तो इन्होंने कहा कि बाय वे ऑफ, वापस हम कह रहे हैं कि भैया इंटरेस्टेड पर्सन से मतलब क्या है,
हम इन्हें इंटरेस्टेड पर्सन नहीं मानेंगे। अगर उनके पास कितना है 0.5% से कम है और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान के अकॉर्डिंग मिला है, या फिर मेरे पास 1% है, जस्ट बिकॉज मैं 1% क्यों होल्ड करके बैठी हूँ, क्योंकि एज अ ट्रस्ट थी, मतलब फॉर्मेलिटी फुलफिल करने के लिए मैंने शेयर होल्ड करिए, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना है। याद करो हमने होल्डी ओन सब्सिडी में क्या पढ़ा था कि रॉकेट सर के हमने 1% बस दे दिया, 1% दे दिया तो ओनर थोड़ा ना रॉकेट सर बन जाएंगे, ओनर तो कंपनी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग दिखाने थे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम हमें 7 लोग दिखाने थे, तो इस कारण से फॉर्मेलिटी फुलफिल करने के लिए हमने वो क्वालिफाइंग शेयर्स लिए। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये इंटरेस्टेड नहीं माने जाएंगे जो 0.5% से कम है, और जस्ट बिकॉज उन्होंने क्यों ले लिया, एक फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल करने के लिए, क्वालिफाइंग शेयर। नीचे बेनिफिट्स ऑफ द लिमिट ए और बी अवेल, इन्होंने कहा कि भैया ए और बी दोनों, ए क्या था, ए क्या था, ये लंबी चौड़ी जो इन्होंने यहाँ पे बताया, इतने लाखों करोड़ों मिलने वाले, लॉस के केस में पड़ रहे हैं। अच्छा, ये डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द कंपनी इन होल्डिंग कंपनी एनी सब्सिडी एनी टाइम ड्यूरिंग विद द लास्ट 2 years या बिफोर ऑन या फिर आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन उसे अपॉइंट किया जा रहा है ना, अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, बिफोर, आज अपॉइंट किया तो आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद का, या फिर ऑन उस टाइम पे, या फिर बिफोर 2 साल पहले तक का, कहीं से कुछ भी इंटरेस्ट, कहीं से कोई भी रिलेशन निकलता है तो उन सारे डिटेलिंग को भी कंसीडर हम करेंगे। तो अगर आप वहां पे आ जाते हो दैट मीन्स आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पक्का? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों का अगर फायदा उठाना है तो प्लीज ये लिमिट हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज अप्रूव बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास बाय दी बोर्ड, कंपनी नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो जो भी हो। ठीक है, देन उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया, स्टेटमेंट अलोंग विद द नोटिस जो भी है उसमें हमने पूरी की पूरी शेयर होल्डर को डिटेलिंग दिया। हम जिनको भी ये सारे प्रॉफिट देने वाले हैं ना, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल रखा है। दूसरा क्या, कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया, ना बैंक का ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब का। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो भी है वो पास हो चुका होना चाहिए, और शेयर होल्डर को हमने जनरल मीटिंग के नोटिस के टाइम पे पूरी डिटेलिंग दे दी थी। ये सब करने के बाद ही हम ये अच्छी खासी सैलरी उनको देंगे जो हमने इतनी डिटेल पढ़ी। अब डिटेल में उन्होंने कहा हम ये सब बताएंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, डेट, इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अपॉइंटी, ठीक है, जिसको रेम्यूनरेशन मुझे अपॉइंट किया तो मेरे बारे में पूरी डिटेलिंग, अदर इन्फॉर्मेशन कि कंपनी को लॉस हुआ तो हम इतना क्यों दे रहे हैं, फिर ये डिस्क्लोजर, ये पूरा रीड करोगे। ये बस बोल रहे कि हमने ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को दी और ये पढ़कर उसने क्या किया है, रेजोल्यूशन पास किया है। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? फिर सबसेक्शन 4 अचानक से बीच में हमने 197 पढ़ा ना, 197 की डिटेलिंग क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन जो भी पेबल है डायरेक्टर को इंक्लूडिंग मैनेजर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन, लिमिट क्रॉस करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रोविजन क्या बोलता है, अदर कैपेसिटी में भी अगर आप काम कर रहे हो नॉट टू बी इंक्लूड रेम्यूनरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सर्विस रेंडर प्रोफेशनल नेचर का होगा तभी मिलेगा, और यस नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी ने भी अपने आप से चेक कर कर देख लिया कि यस इनके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। नीचे उन्होंने बोला सिटिंग फीस, वापस ये क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट दैट एनी रेम्यूनरेशन फॉर दी सर्विस रेंडर अदर कैपेसिटी, अगर आपको दूसरी कैपेसिटी में अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब ये 2 कंडीशन फुलफिल करेंगे, सच में आपके पास कोई प्रोफेशनल नेचर की कैपेसिटी है और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी ने भी अपने लेवल में चेक कर लिया कि हाँ आपके पास वो सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सिटिंग फीस हमने क्या पढ़ी थी वहां उस फ्लो चार्ट में, लॉस भी होगा तो भी देना है, मैक्सिमम 1 लाख। ओरिजिनल मीटिंग अगर वो एजेंट भी होती है तो दोनों का मिलाकर 1 लाख मिलेगी, एग्जीक्यूटिव को कि नॉन एग्जीक्यूटिव को। ये पूरी बातें यही बोल रहे हैं, ये पूरी बातें यही बोल रहे हैं, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, ठीक है। प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर सिटिंग फीस नॉट लेस देन दी सिटिंग फीस पेबल टू अदर, इन्होंने कहा भाई इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ही क्यों ना हो, इसको भी आपको 1 लाख तक की तो मैक्सिमम फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मैनर ऑफ पेमेंट, अब बहुत जनरल बात, कैसे पेमेंट करना चाहते हो, कैसे पेमेंट करना चाहते हो, मंथली करो भाई, मंथली करना है करो, या फिर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज से, परसेंटेज देख लिया हमने 11%, 10%, 5%, 1%, 3%, पार्टली है ना, वन वे या पार्टली, कुछ मंथली देंगे कुछ परसेंटेज में देंगे, जैसा देना है आप ऐसा दे दो। सबसेक्शन 8 बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस, ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 198 में, अभी आप पढ़ रहे हो 197। रेम्यूनरेशन एक्सेस लिमिट करने वाले हो,
हो सकता है आपने रेम्यूनरेशन ज्यादा उठा लिया, रिफंड करो, वापस करो। वापस करने का समय 2 साल या फिर उससे लेस, जो भी कंपनी अलाउ करे। अनटिल सच, जब तक वो रिफंड नहीं हो जाता है तो मान लिया जाएगा मैंने रेम्यूनरेशन ज्यादा उठा लिया तो मुझे रिफंड करना है। रिफंड करने का समय कितना है? 2 साल, या फिर अगर कम टाइम दे रखा है विच एवर, जो भी होगा, ठीक है। कंपनी ने लेस दिया तो लेस मानो। अब इन्होंने कहा कि क्योंकि इन 2 सालों में अभी पहले वाले साल में तो चुका ही नहीं है, तो उस टाइम तक के लिए मैं ट्रस्टी कहलाऊंगी कि मैंने ट्रस्ट की तरह इस पैसे को होल्ड करके रखा है, क्योंकि इस पैसे में मेरा हक नहीं है, ये तो कंपनी का, मुझे कंपनी को चुकाना है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, वेव। वेव करना मतलब क्या होता है? गिव अप करना, ठीक है। कंपनी नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी रिफंडेबल। मैंने कहा यार मैंने ज्यादा रेम्यूनरेशन उठा लिया है, मुझे वापस रिटर्न करना है। तो कंपनी क्या बोलती कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, रखो रखो। उन्होंने कहा कंपनी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वेव ऑफ कर दे। रेम्यूनरेशन जो ज्यादा उठ गया उसका रिफंड लो, कंपनी उसे वेव ऑफ नहीं कर सकती। कंपनी का हक है। कंपनी के नालायक डायरेक्टर ही कर रहे होंगे ना मुझे अलाउ, क्योंकि वो देना चाहते होंगे मुझे, लेकिन एज पर लॉ तो ये सही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अनलेस, लेकिन अगर मेंबर्स ने मिलकर अगर क्या कर दिया, एसआर पास कर दिया, तो यस वेव ऑफ भी अलाउ है। मतलब एसआर से उनको जेन्युइन लग रहा है तो वो दे सकते। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, अगर कंपनी को क्या है, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है तो 197 में बताओ, 197 तो प्रॉफिट के लिए था। शेड्यूल 5 में जाओ, शेड्यूल 5 पढ़ा था, वो भी लाखों करोड़ों की बात कर रहे थे, वो भी लग रहा था मेरे पापा, ठीक है। अब मुझे बताओ शेड्यूल 5 क्लिक हो रहा है, पार्ट 2 क्या था? रेम्यूनरेशन। पार्ट, उसमें सेक्शन 1 क्या था? इन केस ऑफ प्रॉफिट 197 जाओ, इन केस ऑफ नॉट हैवे शेड्यूल 5। थर्ड क्या था? ये उसी थर्ड की बात कर रहा है। रेम्यूनरेशन पेबल बाय द कंपनी नॉट हैविंग प्रॉफिट या इनएडुकेट प्रॉफिट सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब अब पार्ट 2 आपका ओवर होता है, 197 ओवर, ठीक है। पार्ट 1 वही था ना, पार्ट 1 197 था, पार्ट 2 ओवर हो गया कि कैसे देना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 3। ये आपको सारी डिटेल ही बताएंगे। पार्ट 3 क्या बोल रहे हैं? पार्ट 3 बोलता है एक्सेस अमाउंट जो हमने सेक्शन 2 में दे रखा है, सेक्शन 2 जो भी हमने पढ़ा, where the remuneration in excess of the limit specified 1 and 2, 1 and 2 क्लिक हो रहा है। 1 क्या था? 197। पार्ट 1 की बात नहीं हो रही, सेक्शन 1 की बात है, रेम्यूनरेशन में ही है, रेम्यूनरेशन के अंदर थे ना सेक्शंस, ठीक है। 1 बोलता था 197, इसीलिए बच्चों वो मैंने पहले दिखाया था, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा तो ये सब घूम जाओगे, गुत जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो पक्के से स्टिकी नोट्स ऐसे बनाकर चिपका लेना अपनी बुक में, पहले वो पढ़ना ओवरव्यू, फिर इसमें आना, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट 1 197 प्रॉफिट की बात कर रहा है। पार्ट 2 क्या बोलता है? सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है पेड बाय एनी अदर कंपनी दैट अदर कंपनी इज आइदर, क्या है वो? स्पेशल कंपनीज की बात हो रही है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमारा मतलब क्या है? कंपनी कौन सी है? फॉरेन कंपनी, या फिर हैज गॉट अप्रूवल इट्स शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग मेक द पेमेंट, या फिर इनका जो मैनेजर रेम्यूनरेशन है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी। पहला क्या? न्यूली कंपनी हुई है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी सिक है, सिक है मतलब क्या? बीमार है, बर्बाद हो गई है, खत्म होने वाली है। या फिर सिक कंपनी को ठीक करने के लिए, ये क्या लिखा है? क्या है ये? आईबीसी। हमेशा बेस्ट ट्राई किया जाता है बचाने का, उस बचाने वाले प्लान को बोला जाता है रेजोल्यूशन प्लान। अगर आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आते हो, आपको हम एक्सेस अमाउंट अलाउ कर देंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कौन कौन थी? अगर आप क्या हो? फॉरेन कंपनी हो, या फिर आपकी कंपनी ने आपको क्या दे दिया है? अप्रूवल दे दिया है। या तो आप क्या? न्यूली कंपनी हो। न्यूली कंपनी से मतलब क्या हो? अभी आपको 7 ही साल हुए। न्यू की डेफिनेशन उन्होंने दिया, न्यू से मतलब हमारी 7 साल वाली। या तो आपकी कंपनी क्या है? सिक हो गई है, बीमार हो गई है। बच्चों एक्चुअल में ना अब सिक ना कुछ है ही नहीं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ तुम्हें एक वर्ड दे रखा है, बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या ये दिख रहा है आपको? क्या इसको BIFR बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। यहाँ आईबीसी की बात हो रही है। इन्होंने कहा सिक कंपनी को बचाने के लिए रिवाइवल और रिहैबिलेशन, ये अब कुछ बचा ही नहीं, ये एक अथॉरिटी थी जो सिक कंपनी को बचाती थी, ठीक है।
अब आईबीसी आ चुका है, आवाज जहां तक आ रही है थोड़ा धीरे बात कर, बात करना अलाउड है लेकिन धीरे बात कर, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, स्पेशली तुझे बोल रही हूँ मैं। अब तू आज के बाद से कभी नहीं आएगा, मैं तेरे घर वालों से बात कर लूंगी। मैं बहुत देर से अवॉइड करी कि ठीक है तुझे पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, लेकिन उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है। लास्ट वार्निंग, कल से छुट्टी हो जाएगी तेरी, ठीक है। चलो, सिक कंपनी और आईबीसी। सिक खत्म हो चुका है। सिक क्या हो चुका है बच्चों, खत्म। पहले एक सिक का एक्ट होता था, सिक कंपनीज एक्ट अलग होता था कि जब कंपनी बीमार होती तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली है, उसकी जगह किसने ले ली है, आईबीसी ने ले ली है ना। अगर आईबीसी ने उसकी जगह ले ली है तो बच्चा अब उसका कुछ रोल है ही नहीं, लेकिन स्टिल बहुत सारी जगहों पे ये सिक कंपनी दिखेगा, लेकिन जहां सिक कंपनी दिखेगा तो ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेना ये कंपनी बीमार है, ठीक करने के लिए अब इसके केसेस इनकी खुद की अथॉरिटी में नहीं जाते। इनकी जो अथॉरिटी है BIFR अथॉरिटी है, अब ये अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, रिप्लेसमेंट इसका आईबीसी है। ये चीज क्लियर है। तो ये दोनों आपके लिए एक ही रहेंगे, ठीक है। तो सिक है और सिक कंपनी का हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान क्या है, रिवाइव ही कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो अगर कोई मैनेजर रेम्युनरेशन है अप टू एनी अमाउंट परमिसिबल है सेक्शन 2 कैन बी पेड टू द मैनेजर। जो भी हमने सब सेक्शन 2 में पढ़ा है, जो भी हमने सब सेक्शन 2 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है सब सेक्शन 2 में, अभी एक बॉक्स पढ़ा था हमने जिसमें क्या बोल रहे थे कि लॉस भी है तो हम तुम्हें इतने इतने लाख प्रोवाइड कर देंगे, कुछ लाख कुछ करोड़ हमने देखा था। मैनेजर के लिए अलग, डायरेक्टर के अलग अलाउड है। उन्होंने कहा हम आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अलाउ कर देंगे, जो 2 में बता के रखा है हम आपको कर देंगे, लेकिन आपकी कंपनी ये वाली होनी चाहिए। कौन कौन सी, फॉरेन कंपनी, या फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल मिल गई है, या न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी, या तो सिक, या फिर आपकी रिजोल्यूशन प्लान आईबीसी वाली कंपनी है। और अभी आपके लिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है, यहां तक चीजें क्लियर है पक्का। या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजर पर्सन, रेम्यूनरेशन फिक्स बाय, फिर से ये आ गई, ये अथॉरिटी की जगह आईबीसी आ चुका है, ठीक है। फिक्स किया है आईबीसी। एक्चुअल में आईबीसी कोड में जो अथॉरिटी वो एनसीएलटी है, सिक में अथॉरिटी बीआईएफआर थी, खत्म, उसकी जगह आईबीसी आ चुका है। सिक्का एक्ट, आईबीसी एक्ट, सिक्का एक्ट आईबीसी एक्ट, एक्ट नहीं है वैसे कोड होता है, बस बोल रही हूँ, ठीक है। इसकी अथॉरिटी बीआईएफआर और इसकी अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलटी। तो इन्होंने देखो पैरेलली खुद ही बोल दिया, एक्चुअल में इसे अब खत्म कर देना चाहिए लेकिन स्टिल वो बार बार आता ही है। रेम्यूनरेशन फिक्स किसने कर दिया है, एनसीएलटी ने, कि मैनेजर पर्सन नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। इन्होंने कहा कि भाई एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड पैरा ए, जो ए में बताया आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। जो कंपनी का ऑडिटर है, सीएस है, वेर द कंपनी हैज नॉट अपॉइंट दी सीएस, तो जो भी और पर्सन है जो भी ऑथराइज्ड है, ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर टर्म्स लेंडर स्टेटेड नो ऑब्जेक्शन, इनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपको अलाउ कर देंगे। देन उसके बाद ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, नॉट अपॉइंट सेक्रेटरी, तो जो भी होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफाइड, उन्होंने कहा नो डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट टू एनी क्रेडिटर, इन्होंने बोल दिया भैया आपने ना क्रेडिटर में डिफॉल्ट किया ना ड्यूज में, डिपॉजिट में फ्रॉड किया, तो यस हम आपको अलाउ कर देंगे जो सबसेक्शन 2 में अलाउ कर रखा है, लेकिन हाँ उसको एक्सीड नहीं करने देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी स्पेशल केस में आ रही है और लॉस है। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर उन्होंने बीच में अचानक से सबसेक्शन 12 बताया कि भैया लिस्टेड कंपनी तुम्हें तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है, और बोर्ड रिपोर्ट में सारी बातें जो भी हमने ऊपर पढ़ी सब लिखने का, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप रीड करोगे, पूरा समअप कर रही हूँ बच्चों, पूरा ये पहले रीड करोगे। फिर क्या लिखा है, डिस्क्लोजर, अगर लिस्टेड कंपनी तो उनको और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, ये भी रीड करोगे। सबसेक्शन 13 क्या बोलता है, 197 ही चल रहा है, इंश्योरेंस इज टेकन बाय द कंपनी। समझो थोड़ा सा, कंपनी ने इंश्योरेंस लिया, तुमने प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस लेते देखा ही होगा, ठीक है, इंसान का इंश्योरेंस लिया। हमारी कंपनी में एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रतन टाटा का क्या करवा दिया, इंश्योरेंस, कि अगर ये जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी, अच्छा खासा अमाउंट देगी, क्योंकि इनके जाने से हमारी कंपनी को लॉस है। तो यस कंपनी अपने इंपॉर्टेंट लोगों का इंश्योरेंस करवाती है। तो यहां इन्होंने कहा है वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेकन बाय द कंपनी, कंपनी ने अगर इंश्योरेंस ले रखा होगा, किसका, मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का, मैनेजर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इवन तुम्हारा भी लिया जाता है काम अच्छे करोगे तो, ठीक है। तो साफ साफ क्या लिखा है, फॉर दी, क्यों कर रहे, ताकि कंपनसेशन हो सके, इंडेमनिफाइंग एनी दम अगेंस्ट एनी, ठीक है, प्रीमियम पेड, प्रीमियम पे किया जाएगा, सच इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। समझना, इन्होंने कहा कंपनी आपके बिहाफ में पे करिए, आईटेक्स कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस करा के रखा है, आईटेक्स प्रीमियम पे कर रही है,
तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ये फैसिलिटी का पार्ट नहीं है, इसे परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इसे रेम्यूनरेशन नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी ने अपने आप को सेव करने के लिए ये इंश्योरेंस करवाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया मेरी सैलरी का पार्ट माना जाएगा और फिर जब वो 11%, 5%, 10%, 1% की जो कैलकुलेशन होगी उसमें कंसीडर नहीं करना है, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है, प्रूव टू बी गिल्टी, अगर हमें कल को कुछ पता चलता है कुछ गड़बड़ है तो प्रीमियम पेड ट्रीटेड एज पार्ट, जानबूझ के कुछ फ्रॉड और लोचा करने के लिए मैंने ये किया था तो फिर मान लिया जाएगा, जनरल रूल नहीं माना जाएगा। कुछ फ्रॉड होता है तो रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। 14 क्या बोलता है, रीड करेंगे, रीड करो क्या बोलता है। एनी डायरेक्टर हु रिसीव कमीशन फ्रॉम द कंपनी, जहां पे वो मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर है, तो क्या बोला है, रेम्यूनरेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? Any director who is received commission from the company who is managing whole time director shall not disqualify from receiving any remuneration holding, सारी चीजें ठीक है, नहीं कंसीडर कर रहे। नीचे 15 रीड करो जल्दी से, क्या बोलता है, जो भी अब 197 में पढ़ा हमने उसकी अगर क्या लगती है, पेनल्टी लग जाएगी। और क्या लिखा है, स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर, जरा स्टेटमेंट पढ़ो, वो तो पेनल्टी है। क्या बोल रहा है ऑडिटर, बताओ। रेम्यूनरेशन, देखो डायरेक्टर खुद ही कर रहे हैं सारे काम, तो ऑडिटर एक बार चेक कर ले ये डायरेक्टर सब सही बोले ना, कि एज पर लिमिट के अंदर ही ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो अपना एक स्टेटमेंट, अपना एक रिपोर्ट तैयार कर कर देगा। रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 197 के अकॉर्डिंग किया है, एंड वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू एनी डायरेक्टर एक्सेस द लिमिट लेड डाउन अंडर दिस सेक्शन गिव सच डिटेल्स, अगर कुछ लिमिट क्रॉस भी हुई है तो एसआर वैसार जनरल मीटिंग में सब पास हो रखा है, इसकी डिटेलिंग के साथ ये स्टेटमेंट देगा। यहां पर फाइनली खत्म होता है क्या आपका 197। तो प्लीज अब एक पूरा क्लब, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो फ्लो चार्ट। ठीक है, मैंने आपको दो फ्लो चार्ट बताए, पहला फ्लो चार्ट क्या था बताओ जरा, शेड्यूल 5। ठीक है, शेड्यूल 5 फटाफट बताओ, शेड्यूल 5 क्या था? पहला पॉइंट, अगर अपॉइंट करना है तो पहला पॉइंट था रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें कुछ याद आ रहा है? 196 भूल गए हो? पॉइंट करना है तो 5 साल काम करेगा, रीअपॉइंट करना है तो 1 साल पहले। आप मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर एक ही पोजीशन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या पढ़ा था? वेरी गुड, डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी थी, 21 से कम नहीं, 70 से ऊपर नहीं, 70 से ऊपर वाले को रखना है तो एसआर, एसआर पास नहीं होता है तो वोटिंग फेवर में होनी चाहिए और सीजी के पास दो। दूसरी, इंसॉल्वेंट हो, क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया है, ये सारे डिफॉल्टिंग अगर रेट है तो फिर नहीं होगे। ठीक है, फिर हमने और भी पॉइंट पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, जनरल मीटिंग में कंफर्म करो, और अगर आप शेड्यूल 5 से वेरी करते हो तो फिर सीजी की भी अप्रूवल। तो अब समझ में आ रहा है वो सीजी की अप्रूवल, तो सारी चीजें कनेक्टेड है, 196, 197 और शेड्यूल 5, ये सब कनेक्टेड है बच्चा। पूरे चैप्टर का यही कोड था, बाकी कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, जनरल जनरल बातें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नहीं अभी नहीं आई, आ गई, देखा क्या? चलो बच्चों, 196 खत्म, 197 शेड्यूल 5, अब 198 अब इतनी पावर है, गुड आ जाओ। चलो 198 सिंपल सेक्शन, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ऊपर जब हम 197 पढ़े थे तो बीच में लिखा था कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 198 में जाओ, इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इन्होंने बोला 198 नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताता है, इसका सबसेक्शन 2 स्पेसिफाई करता है क्या क्रेडिट होगा, सबसेक्शन 3 बताता है क्या क्रेडिट नहीं होगा, सबसेक्शन 4 5 बताता है कि क्या डिडक्ट और क्या डिडक्ट नहीं होगा। बताया क्या कुछ? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है तो तुम्हें वो ये प्रैक्टिकल नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी चल रही है आपकी। क्या ये बात समझ आए? तो 198 कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, बस उन्होंने बोला सबसेक्शन 1 में 2 में 3 में 4 में ये है, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं है, तो यहां से कुछ आने भी वाला नहीं। बात समझ में आ गई? चलो
अब आ जाओ क्या 199, रिकवरी ऑफ द मैनेजर रेम्युनरेशन इन द सर्टेन केसेस। कुछ सर्टेन केसेस में हम उनसे क्या कर रहे हैं, पैसे वापस ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। 199 बोल रहा है रिकवरी रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग द स्टॉक ऑप्शन रिसीव बाय द स्पेसिफाइड मैनेजर पर्सनल वेयर द बेनिफिट गिवन टू देम आर फाउंड टू बी एक्सेस व्हाट इज द रिफ्लेक्ट इन द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर जब हम 196 पढ़ रहे थे तो इससे पहले के सेक्शंस क्या बोल रहा था कि अगर अमाउंट ज्यादा ले लिया है तो वापस रिफंड करना पड़ेगा, और जब रिफंड करने वाली बात आती है तो 2 साल का समय या फिर लेसर टाइम, और उस टाइम तक के लिए वो क्या बना रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा। यही पढ़ा था। तो ये उन्हीं सबके स्टेटमेंट की बात करें। इन्होंने कहा कि ठीक है एडिशनल कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा आपको फॉर द पेमेंट ऑफ द मैनेजर रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है और आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, ठीक, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन पूरी अच्छे से बतानी पड़ेगी, क्या रेम्यूनरेशन क्या कमीशन दिया जा रहा है इंडिविजुअल को, सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब हमें एग्जैक्टली बताओ कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, तो हमें आपकी बैलेंस शीट में सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल तरीके से दिखनी चाहिए, बस वो ये कह रहे हैं, ठीक है। रेम्यूनरेशन कमीशन ड्रॉ फ्रॉम दी एनी अदर, दूसरी कंपनी से कितना विड्रॉ कर रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के कारण उसको क्या कैसा मिल रहा है, अदर मैटर, कुल मिलाकर एडिशनल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, एडिशनल ये चीजें अच्छे से दिखानी पड़ेगी। कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं ना, 198 में कुछ स्पेसिफिक है ना 199 में, ठीक है। फिर से बोला क्या लिखा है, जब आप क्या करोगे रेम्यूनरेशन दोगे तो कुछ पैरामीटर्स देख लो, क्या कंपनी हैविंग रिगार्ड दी फॉलोइंग मैटर्स, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देख लो, रिलेशनशिप देख लो कि भाई जिस डायरेक्टर को आप देने वाले हो रेम्यूनरेशन क्या उसने उतना काम किया है क्या, प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनेटली रेम्यूनरेशन देख लो, जिसका जितना काम है उस हिसाब से दो। कुल मिला के कह रहे भैया प्रॉफिट नहीं हुआ ना, देना चाह रहे हो तो उसके काम के हिसाब से दो, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं। जितनी भी हमने लिमिट पढ़ी वो मैक्सिमम लिमिट पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कंपनी को लॉस हुआ था तो हम देख रहे थे 120 या फिर 60 लाख, ऐसे अलग अलग था ना कैपिटल के हिसाब से, तो वो मैक्सिमम है, आप उससे कम उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि भैया काम की परफॉर्मेंस के हिसाब से वेदर रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर द डायरेक्टर डिफर कर रहा है क्या, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑप्शन डिटेल, ये सारी चीजें, प्लेज कितना क्या कर रखा है, सारी चीजों को एक बार कंसीडर करोगे और कंसीडर करने के बाद आप रेम्यूनरेशन दोगे। समझ में आ रहा है। सेक्शन नंबर क्या है 202, कंपनसेशन फॉर लॉस, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर। अब समझो, पहले समझो हेडिंग, कंपनसेशन दिया जा रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाल दिया, मैनेजर को निकाल दिया, होल टाइम डायरेक्टर को निकाल दिया। अगर इन्हें निकाल दिया गया है तो कंपनसेशन दिया जाता है। अक्सर ये लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। मैं आईटेक्स में ज्वाइन होती हूँ, एमडी बनती हूँ, मेरा आईटेक्स के साथ एक अग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर आप मुझे निकालोगे समय से पहले तो आईटेक्स आपको मुझे एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑफिस मुझसे छीना जा रहा है। बात समझ में आ गई। रीड करियो, कंपनी में मेक पेमेंट टू मैनेजिंग, कंपनी पेमेंट देगी किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर इन सबको, एनी अदर डायरेक्टर को नहीं, बाय वे ऑफ द कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि उसका ऑफिस क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑफिस, कंसिडरेशन फॉर द रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस या फिर लॉस ऑफ द रिटायरमेंट। कुल मिलाकर अगर आप निकालते हो तो आप इनको लॉस के लिए क्या दोगे, कंपनसेशन दोगे। क्या हेडिंग समझ में आई। लेकिन अब हम यहाँ एक लिस्ट पढ़ने वाले, नो पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। मुझे आईटेक्स से निकाला गया, मुझे इस ऑफिस को खाली करना पड़ा, रीजन मर्जर अमलगमेशन था, तो फिर मुझे कंपनसेशन नहीं देगा। आईटेक्स तो अब है ही नहीं ना, जब आईटेक है ही नहीं तो मुझे कहां से पैसे मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। आईटेक्स काम कर रहा है और मुझे निकाला गया तो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन आईटेक्स किसी XYZ के साथ मर्ज हो जाता है तो फिर मेरा ऑफिस जाता है, मुझसे छीना जाता है, तो कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। जनरल रूल अग्रीमेंट में अगर साफ लिखा है तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। लेकिन अब हम कुछ सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जिसमें साफ बोल रखा है इन केसेस में हम आपको पेमेंट करने वाले नहीं है। पहला अमलगमेशन, दूसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्टर ने क्या किया, खुद से रिजाइन किया, ये एनी अदर रीजंस, ठीक है। डायरेक्टर ने सेक्शन 167 कुछ याद आ रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हमें छोड़ना पड़ रहा था, तो जब डिस्क्वालिफाइड हो गए तो छोड़ना पड़ रहा है, तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड निकले, जेल चले गए थे, ये सब रीजन तो थोड़े हम तुम्हें कंपनसेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी वाइंड अप हो गई है, इस कारण से आपको ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था, वॉलंटरी किया, या फिर डायरेक्टर के डिफॉल्ट के कारण कंपनी बंद होगी। कंपनी किसी भी तरीके से बंद होती है और तो फिर आपको ऑफिस जाता है तो हम आपको पेमेंट करने वाले नहीं है। हाँ बेटा,
ये बोल रहा है डायरेक्टर ने रिजाइन किया फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज देन ऑफ दी, ये अदरवाइज देन बोला है, ठीक है, बोल रहा है अमलगमेशन के कारण नहीं, ये अदरवाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी वाइंड अप समझ में आया, और नीचे एग्जाम्पल दे दे के बता रहे बस। ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टर गिल्टी, गिल्टी टू फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टर हैज, क्या लिखा है, इंसाइटेज का मतलब लिखो एनकरेज, नालायक है डायरेक्टर, खुद ने गलत काम नहीं किया, क्या किया, किसी और को भड़काया, मतलब था तो ये गलत ना कि खुद पे बात ना आए, किसी और के थ्रू गलत काम करवा रहा था, तो वो भी वही फंसेगा, ठीक है। चलो, तो ये सब सेक्शन 202 पढ़ रहे हैं। वापस 202 की हेडिंग क्या बोलते हैं, कंपनी कंपनसेशन देगी अगर कंपनी ने निकालती है तो, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस है जिसमें कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी, मर्जर अमल कमीशन हो रहा है तो, दूसरा डायरेक्टर ने खुद रिजाइन किया, तीसरा वेकेट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्वालीफाइड था। डी पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी वाइंड अप हो गई। ई क्या बोलता है, फ्रॉड गिल्टी, या फिर उसने किसी और को एनकरेज किया। बात समझ में आ गई। सेक्शन 202 का ही सबसेक्शन 3, ये क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, एनी पेमेंट मेड टू मैनेजिंग होल टाइम मैनेजर शेल नॉट बी एक्सीड द रेम्यूनरेशन। याद रखना, आप जो कंपनसेशन का अमाउंट देने वाले वो कितना नहीं होना चाहिए, रेम्यूनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी अमाउंट डिसाइड होगा वो थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। जो भी उसका ड्यूरेशन बचा है, रिमेनिंग ड्यूरेशन जो बचा है उतना, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का ड्यूरेशन था, मुझे तीसरे साल में ही निकाल दिया गया, तो मुझे आपको एक मोटा अमाउंट देगा, आईटेक्स मुझे एक मोटा अमाउंट देगा, वो जो मोटा अमाउंट होगा वो रिमेनिंग जो टाइम है 3 4 5, इन 5 सालों में जितना मेरा रेम्यूनरेशन बनता था, ठीक है, उसके अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। या फिर कोइंसिडेंस से मैंने बोल दिया, ठीक है, ये 2 साल ले लो, 2 साल ड्यूरिंग बचा था, या फिर 3 साल, विच एवर इज शॉर्टर, जो शॉर्टर होगा। अब मैंने पहले जो एग्जाम्पल बोला उसमें 3 साल बोला तो 3 3 का 3 ही रहेगा, दूसरे एग्जाम्पल मैंने 2 साल बोला तो 2 और 3, विच एवर इज शॉर्टर, 2 साल, कंपनी कम देगी, बस वो ये कहना चाह रहे। वापस 5 साल का ड्यूरेशन है, 5 साल से पहले निकाला तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, पढ़ा ना हमने, लेकिन मैं खुद रिजाइन करती तो क्या देंगे वो, अमलगमेशन बात तो देंगे क्या, मैं गिल्टी पकड़ी गई, नहीं ना। चलो, मैं एकदम क्लीन थी, मुझे आपने चौथे साल में निकाला, कितने साल में निकाला, चौथे साल में, तो फोर्थ और फिफ्थ 2 साल बचे थे, समय से पहले निकाल दिया आपने मुझे, तो अब आपको कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपको रेम्यूनरेशन एक महीने का कितना मिलता था, 1 करोड़, एक महीने का कितना था, 1 करोड़, तो अब आप क्या करोगे, 12 महीने 12 महीने 24 महीने का 1 करोड़, मतलब कि कितना हो जाएगा, 24 करोड़, मतलब 2 साल के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर दिया, कितना हो गया, 24 करोड़, या फिर 3 साल का हमने खुद से अज्यूम किया, ठीक है, 3 साल का कितना होगा, 36, विच एवर इज शॉर्टर, कौन सा शॉर्टर है, 24, 24 दे देंगे, बात समझ में आ गई। मान लो बचा 1 साल, तो 1 साल का होगा कम, ठीक है, मान लो बचा 4 साल बचा तो 4 साल, तो विच एवर इज शॉर्टर, तो 3 साल वाला लेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बस अमाउंट बता रहे और एग्जाम्पल देकर समझा रहे, कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, ये कह रहे कि हमें बहुत ज्यादा नहीं देना है, हम ऑलरेडी हमने कितना दे दिया, समझ लो 4 साल। अब अगर उन्होंने बोला आपका बचा ही, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल समझते, ठीक है, आपका बचा ही 1 साल था और हमने दिया 3 साल, विच एवर इज लेस, 1 साल ही बचा था ना, 1 साल का पूरा पैसा दे रहे, लेकिन जब हमने बोला 4 साल बचा था और 3 साल, विच एवर इज लेस, 3 साल, इन्होंने कहा कि भाई तुम और दूसरा भी तो काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे 4 साल बचे हैं तो हम पूरा 4 साल का एक साथ नहीं देंगे, हम तुम्हें मैक्सिमम बस 3 साल तक का पैसा दिलवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम ये अज्यूम करें आप दूसरे भी तो काम करेंगे, आप पूरे 4 5 साल की पहली से सैलरी लेके थोड़ा ना बैठ सकते, क्योंकि पहले जल्दी मिलने का भी तो एक फायदा होता है ना बच्चा। अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन सब की बात करूं, अर्ली पैसा मिलना हमेशा फायदेमंद रहता है, तो मैक्सिमम हम आपको 3 साल अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, बस वो ये कहना चाह रहे, ये भी दे रहे तो बड़ी बात है, क्लियर है, पक्का। चलो, यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, लेकिन बीच में कुछ कुछ टॉपिक रह गए थे, अब आओ स्टार्टिंग में क्या रह गया था, वन 196 ये सब तो पढ़ लिया था, पेज नंबर बताओ बच्चों, 872। चलो, हेडिंग क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब आपको मीनिंग बता रहे, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आप पहले मुझे बताएंगे आप क्या समझते हो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, जनरल बातें चल रही, एग्जीक्यूशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस का मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे बस मीनिंग बताया जा रहा है,
सीईओ एक्चुअल में हुआ क्या ना, हमने कुछ कंसेप्ट ऑब्वियसली बाहर से लिए, तो इन्होंने क्या बोला, यूएसए बेस हमारा जो कंसेप्ट है, तो जो सीईओ है ये टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है। सीईओ क्या होता है, टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूशन देखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग और इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, इसका काम मेन इंप्लीमेंटेशन का होता है। इंप्लीमेंटेशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जो सीईओ होता है वन ऑफ दी केएमपी होता है, समझते हैं अपन, वन ऑफ द केएमपी होता है। फिर उन्होंने बोला जो सीईओ है ऑल्सो अ डायरेक्टर इन द कंपनी, इफ अगर आपने सीईओ को क्या बना दिया, डायरेक्टर ही बना दिया, ठीक है, तो सीईओ इज रिक्वायर्ड टू साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट इज केएमपी और नॉट। वापस, अगर आपने अपने सीईओ को ही क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका साइन होगा, वो केएमपी का पार्ट हो चाहे ना हो, हम तो उससे साइन करवाएंगे। पहले इसने एग्जीक्यूटिव बताया, फिर इसने क्या बताया, चीफ फाइनेंस। ये डे टू डे क्या काम देखता है, फाइनेंस वाले काम देखता है। सीएफओ नॉट टू बी डायरेक्टर, जरूरी नहीं है ये डायरेक्टर हो, ठीक है। रेम्यूनरेशन सीएफओ को अगर दिया जाएगा तो अगर वो क्या नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो जब हमने इतनी डिटेल में 197 में मैनेजर रेम्यूनरेशन जब पढ़ा ना 11% ये सब, उसमें भी क्या इसको पार्ट लेना है, क्या नहीं, इसकी सैलरी एकदम अलग होगी, ना सीएस इसमें आएगा ना सीएफओ आएगा। अगर सीईओ आ रहा है, अगर वो डायरेक्टर है तो कवर होगा, नहीं तो वो भी कवर नहीं होगा। बात समझ में आई, पक्का। नेक्स्ट, सीएफओ साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर वो केपी हो ना हो, रिस्पॉन्सिबल है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए। कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल दोनों की बातें थोड़ा समझो, ये एग्जीक्यूट करवाता है और ये फाइनेंस की चीजों को देखता है। केएमपी हो चाहे ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन लोग को भी साइन आएंगे कि देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं कि नहीं। बात समझ में आई, पक्का। अब इन्होंने कहा चलो सीएफओ के काम देखेंगे। तुम पहले मुझे बताओ सीएफओ के काम क्या है, फाइनेंस। अब तुम्हें सीखना है फाइनेंस से रिलेटेड काम है ना, तो डिटेल में आंसर कैसे लेके, देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैश फ्लो को क्या करता है, मॉनिटर। तुम दो अलग पॉइंट बना सकते हो। इंटरनल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये इंटरनल बंदा होता है जो पूरे फाइनेंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटेक्ट करता है क्या, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट एसेट्स को, इंश्योर करता है कंप्लायंस फाइनेंशियल, देखो फाइनेंस से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट, इफिशिएंट इफेक्टिव फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, स्टिमुलेट ड्राइव करता है टाइमली एग्जीक्यूशन चेंज या फाइनेंशियल फंक्शन हो जाए, एनी अदर ड्यूटी जो कंपनीज एक्ट बोलता है, सब फाइनेंस से रिलेटेड है ना। सब आजू बाजू फाइनेंस, फाइनेंस का प्लान देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, देखो भाई इंटरनली सारी चीजें ठीक हो रही कि नहीं हो रही, तो ये सीएफओ का काम, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इन्होंने कहा भैया हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझा दिया, सीएफओ समझा दिया, अब हम किसे समझाएंगे, सीएस। अब सीएस कंपलसरी अपॉइंट होना होता है किसमें, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज्यादा है पेडअप, प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप 10 करोड़ से ज्यादा। अब इन्होंने एरियाज दिए, अब आपको सीएसईटी की क्लास याद आनी चाहिए। आपको याद आ रही है, एक चैप्टर पढ़ा था कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, उसमें बोले थे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काम, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विस, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस ऑडिट के काम, कुछ याद आ रहे हैं, ऐसे अलग से एक लिस्ट होती थी। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विस, इन सारे एक्ट में हम क्या दे सकते, एडवाइस दे रहे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव याद आ रहा है, एनसीएलटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीसीआई में, सैट में, आरओसी में, लेबर कोड, कंज्यूमर फोरम, ये सब पढ़ा था। फिर क्या लिखा है, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन सर्विस, सीएस आर्बिट्रेटर बन सकता है, हु इज आर्बिट्रेटर, कोर्ट के बाहर मैटर को रिजॉल्व करवाता है, वेरी गुड। फाइनेंशियल मार्केट सर्विस भी देता है, पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस सब हम ही तो इशू करवाते हैं, आईपीओ में हम ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, टेक ओवर इनसाइडर ट्रेडिंग से भी बचाना है हमें, सिक्योरिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन सर्विस, फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड भी कि सारी चीजें सही है कि नहीं, टैक्सेशन सर्विस से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ याद आ रहे, जो हम वहां एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे, हेडिंग देते तो ये सारे काम। अब यहाँ पे उन्होंने सेम कॉपी पेस्ट वो सारे काम दे दिए। मैनेजमेंट सर्विस भी देते हो आप, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी करते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, क्या याद आया ये सारे टाइप, इन सबको रीड करोगे और कोई भी ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछोगे, क्योंकि ये पढ़ाने वाले अब है नहीं। इन सारे वर्ड का मीनिंग आप जानते हो। अगर मैं आपको बोलूंगी कि भाई कंप्लाइंस करवाता है किसका, साइबर लॉस, कि ये समझाने वाली बात है, ये तो बस पढ़ने वाली बात है, तो उसको एक बार आप वन रीड करोगे। चलिए, अब इन्होंने कहा इस सीएस की बात करेंगे, केएमपी की बात करेंगे।
कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी हो। क्योंकि हमें इतनी सारी कंपनीज पढ़ाई जा रही है, दैट मीन्स हम उनके क्या करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी एक तरीके से ब्रिज का रोल करता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एडवाइस देता है, आर्बिट्रेटर का काम करता है, आर्बिट्रेशन बिटवीन दी बोर्ड एंड मैनेजमेंट, बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर। जनरल बातें कर रहे हैं कि भैया सीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएस ये करता है, सीएस ये करता है, ये करता है, ये बताया। अब नीचे जाकर इन्होंने ये बताया कि भाई सीएस ना एक पोजीशन में बैठता है, जब वो किसी लिस्टेड कंपनी में काम करता है ना तो वो कंप्लायंस ऑफिसर होता है। सीएस लिस्टेड कंपनी में क्या बनता है, कंप्लायंस ऑफिसर। व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस, लॉ फॉलो करवाना। तो प्लीज सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर क्या काम करता है, इंश्योर करता है सारे लॉ कंप्लाई होया, कोऑर्डिनेट करता है और बोर्ड को रिपोर्ट करता है, इंश्योर करता है सारी चीजें करेक्ट प्रोसीजर से हुई है, मॉनिटर करता है ईमेल एड्रेस और क्या किसी भी शोल्डर का ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या करना, रिजॉल्व। तो ये चार बातें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर क्या करता है, कंफर्म करता है, कोऑर्डिनेट करता है, करेक्ट प्रोसीजर, ग्रीवेंस रिड्रेसल। क्या बच्चों, ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम और रिड्रेस मतलब रिजॉल्व करना, ये सॉल्व करना, और इसका मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपल। फिर उन्होंने बोला कि सीएस क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, सीएसई नहीं, सीएफओ, ये सब सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कवर होते। तो जहां कहीं लिखा रहता है ना भैया सीनियर मैनेजमेंट, तो उसमें सीएस और सीएफओ दोनों आते। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाई देखो सीएस दो टाइप के होते, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है प्रैक्टिसिंग। ये जनरल बातें बता रहे हैं आपको, क्योंकि केएमपी में सीएस भी आता है तो ये सीएस को भी ब्रीफिंग कर रहे। अब सीएस का रोल क्या करता है, बिजनेस सपोर्टर का काम करता है। सीएस क्या होता है, ऑडिटर भी होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, और क्या करता है, एडवाइजिंग एजेंट होता है। कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं, लीगल एडवाइजर हो आप, लिंक हो इंटर और इंट्रा कंपनी वर्क, मतलब अंदर और बाहर हर किसी को लिंक करते हो, और डॉक्यूमेंट्स जो भी लीगल वर्क होते हैं उन सबको संभाल के रखते हो। फिर उन्होंने कहा कि चलो सीएस को ना अपॉइंट करते हैं, जैसे अभी तक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़े थे ना, ऐसे अब सीएस का अपॉइंटमेंट, सीएस कैसे अपॉइंट होता है। सबसे पहले आईटेक्स में वैकेंसी है, मैं एक पोस्ट एडवर्टाइज करूंगी कि आईटेक्स में वैकेंसी, मुझे एक सीएस को रखना है। ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आएगी, एक एक का इंटरव्यू लूंगी, शॉर्टलिस्ट करूंगी, किसी को अपॉइंट करूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, किसी एक को अपॉइंट कर लिया, बोर्ड मीटिंग में उसको सबसे पहले बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोलेंगे, ठीक है अग्री अग्री, सब अग्री करे। फिर जैसे ही अपॉइंट हो जाएगा तो DIR-12 30 दिन के अंदर फाइल करेंगे, आरओसी को बताएंगे आईटेक्स कंपनी का मिस्टर ए क्या बन चुका है, सीएस बन चुका है। बात समझ में आ रही है, नॉट होल्ड द ऑफिस इज मोर देन वन कंपनी। क्या बोला, एक सीएस जॉब वाला एक ही कंपनी में सीएस रहेगा। क्या एक लाइन याद आ रही है, केएमपी एक से ज्यादा में नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे उसके, सब्सिडरी में। वेरी गुड, पढ़ा था ना। तो अगर तुम आईटेक्स में सीएस हो तो तुम सब्सिडरी कंपनी संभाल सकते हो, लेकिन क्या इसके अलावा रिलायंस टाटा किसी और कंपनी को संभाल सकते हैं, नहीं, एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी। सेम टाइम पे नहीं, एंट्री करो। अब डायरेक्टर का रजिस्टर, केएमपी का रजिस्टर, तुम्हारा नाम किस में आएगा, डायरेक्टर में कि केएमपी में, केएमपी के रजिस्टर में एंट्री करो। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी तो भैया स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, केएमपी अगर रिलेटेड पार्टी है, याद आ रहा है, रिलेटेड पार्टी वेरीफाई कर लो है, डिस्क्लोजर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब उन्होंने कहा फिर से हम बताएंगे सीएस की ड्यूटीज, बच्चों अब ये तो रीड ही करना है तुम लोग को, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट। याद करो जब सीएससीटी में जो हम पढ़ते थे ना, उसके फंक्शन डायरेक्टर को रिपोर्ट करने का ज्यादा से ज्यादा ये लिखा है, रिपोर्ट करो, इंश्योर करो कंपनी के एसएस, कुछ याद आ रहा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, डायरेक्टर को गाइडेंस दो, मीटिंग करवाओ, अप्रूवल लो, जनरल मीटिंग, वेरियस रेगुलेटर के सामने रिप्रेजेंट करो। तो ये सारी चीजें, ठीक है, रिपीट फॉर्म में। 7 पॉइंट किसका, रिलेटेड पार्टी। चलो, इन्होंने बोला अगर केएमपी, क्योंकि यहाँ पे सीएस की बात हो रही है तो केएमपी के अंदर सीएस भी है, अगर सीएस इंक्लूड है किसमें, रिलेटेड पार्टी में आ रहा है, ठीक है, सेक्शन 276 ऑफ द एक्ट वेरीफाई वेदर द कंपनी सेक्रेटरी सो अपॉइंटेड इन्वॉल्व इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या आपका आईटेक्स कुछ ऐसे बिजनेसेस कर रहा है जो सीएस का रिलेटिव निकल रहा है, अगर निकल रहा है विद इन द प्रोविजन ऑफ 188, इफ यस द कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिगार्ड। करने से मना नहीं कर रहे, हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ा था, मना थोड़ना है, डिस्क्लोजर दो ना।
तो अगर ये केएमपी, अगर ये सीएस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करता हुआ दिख रहा है तो प्लीज डिस्क्लोजर दो, जो सेक्शन 188 बोलता है उसको अकॉर्डिंग फॉलो करो, दैट्स इट। क्लियर है? डिस्क्लोजर मना नहीं होता है, और डिस्क्लोजर में होना चाहिए आर्म लेंथ प्राइस। क्या था वो आर्म लेंथ प्राइस? फेयर प्राइस। फेयर नहीं हो तो फिर रिजेक्ट करेंगे ना, बस ये वाली बात है, ठीक है। ड्यूटीज पढ़ लोगे। चलो सीएस को निकालना है, डायरेक्टर को कैसे निकाल देते? अब इसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया क्या? बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही निकलेगा, ठीक है। रिमूव कर रहे, उन्होंने कहा भैया आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, बोर्ड मीटिंग होगा, सारे डायरेक्टर को नोटिस दिया जाएगा, रेजिग्नेशन लेटर, देखो दोनों है, हेडिंग में देखोगे रिमूवल रेजिग्नेशन दोनों, ठीक है। फिर से DIR 12 की निकाल दिया गया है, लिस्टेड कंपनी हो तो 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी बताने का, रजिस्टर में एंट्री करो, पहले एंट्री थी तो अब एंट्री हटा दो, ठीक है। जनरल नोटिस दे दो, ये बात फैल जाएगी कि भैया निकाल दिया गया है इसको, और फिर बोलो भैया वैकेंसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारे पास 6 महीने, फिर से भरो इसे, दूसरा सीएस अपॉइंट करो। बात समझ में आ रही है? पक्का? डायरेक्टर्स के लिए होता है और केएमपीज के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। केएमपी में डायरेक्टर ही आ जाते हैं मेजोरिटी, ठीक है, लेकिन हाँ CFO CS सब भी आते हैं, तो सबका फॉर्म इसके थ्रू जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। देन ये क्या लिखा है? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। अब मुझे बताओ क्या CS ऑफिसर की डेफिनेशन में आ रहा है? इन्होंने कहा ऑफिसर की डेफिनेशन में डायरेक्टर मैनेजर केएमपी भी आता है, एनी पर्सन, तो भाई साफ साफ बोल दिया मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम, कंपनी सेक्रेटरी भी आया, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना कंपनी की पेनल्टी और ऑफिसर की, उस ऑफिसर में ये भी आता है, सबूत नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट, हाँ क्योंकि तभी फंसोगे ना। चलो, तो ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट इन्होंने क्या बोला? लाइबल पेनल्टी, पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट, फाइन, फॉलोइंग ऑफिसर, पहला पूरी लिस्ट दे दी, डायरेक्टर फंसेगा, और कौन फंसेगा डायरेक्टर के नीचे? क्या लिखा है? केएमपी। देन क्या लिखा है? कंपनी में केएमपी नहीं है, तो फिर कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको स्पेसिफाइड कर दिया, और किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम स्पेसिफाइड नहीं था। हम में से मैंने बोला था कि मैंने अमृतांश और सौम्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो यही फंसेंगे, मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो सब फंसेंगे। फिर उन्होंने बोला इंचार्ज, जो डायरेक्टर इंचार्ज था वो भी फंसेगा। हो सकता है कि भाई कमिटीज थी ना अलग अलग, हमने इंचार्ज ऑफिसर बना दिया भैया तुझे देखना है, तो वो फंसेगा। एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन चलते हैं, मैंने सबको ऑर्डर दिया इस कारण से तुमको करना पड़ा, तो जिसने डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दे वो फंसेगा। एवरी डायरेक्टर जिससे अवेयरनेस थी, तुम सबने मिलकर गड़बड़ काम किया, मैंने कहा कि नहीं मुझे पता था लेकिन मैंने गड़बड़ काम तो नहीं किया, तो तुम भी फंसोगे, और जिसको अवेयरनेस थी वो भी फंसेगा। इशू ट्रांसफर, हो सकता है आपकी कंपनी ने शेयर IPO ये सब लेकर आए, तो वो जो एजेंट था और रजिस्ट्रार था और जो मर्चेंट बैंकर है ना, ये सब ऑफिसर इन डिफॉल्ट में जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये काम करवा रहे हैं ना, वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। समझ में आया? नीचे केस, अभी जेठिया का ऊपर केस पड़ा था, सेम फिर से पता नहीं क्यों 2 बार दे दिया उन्होंने। अब बताओ कुछ बचा क्या? यहां पर ये पूरा चैप्टर एंड। लेकिन बच्चों इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, 196, 197, बस सेकंड पार्ट जो अभी हमने पढ़ा कुछ भारी था ही नहीं। 196 क्या बोलता है, कैसे अपॉइंट होगा? एक 203 है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात बोलूं तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 203 KMP के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, वो जनरल है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। 197 और जो ये फिफ्थ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 203, 196 इजी इजी जाते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, यहाँ पे आपकी सभा समाप्त।